हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। मेरा नाम है अनीश मोहन। प्लेसेस इन न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ रीजन्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जो बार बार न्यूज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। पहला रीजन है आपका लेवांत। लेवांत की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपका इजराइल और इजराइल के आसपास के रीजन देखने को मिलते हैं। तो लेवांत के रीजन में क्या आएगा आपका, एक तो इजराइल आता है। इजराइल से ठीक ऊपर जाओगे तो आपको लेबनान देखने को मिलेगा। लेबनान के अंदर आपको हिजबुल्ला, बताया था मैंने कि वहाँ पे हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेरर अटैक्स करती है। तो इजराइल के ऊपर लेबनान के ऊपर आपको सीरिया देखने को मिलेगा, और इजराइल के बगल में ही आपको जॉर्डन देखने को मिलता है। जॉर्डन, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन के अंदर एक हमने आइलैंड भी किया था जिसका नाम था साइप्रस। थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द मेडिटेरेनियन, साइप्रस हमने किया था। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है इसको लेवांत रीजन कहा जाता है। तो लेवांत रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइप्रस है, ये आपका सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, ठीक है। तो सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, ये पूरा का पूरा रीजन अलोंग विद साइप्रस इज नोन एज लेवांत। इस रीजन को हम लेवांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक तो लेवांत आपको याद रखना है। दूसरा रीजन आपको माशरिक रीजन पता होना चाहिए। माशरिक रीजन के अंदर आपको पूरा का पूरा लेवांत देखने को मिलेगा माइनस साइप्रस, ठीक है। लेवांत देखने को मिलेगा पूरा का पूरा, लेकिन उसमें साइप्रस नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा आपको अफ्रीका के कुछ रीजन्स देखने को मिलेंगे, और आपको अरेबियन पेनिनसुला देखने को मिलता है। तो माशरिक रीजन कौन सा हो गया, अफ्रीका के इजिप्ट और सूडान को इसके अंदर शामिल कर लो। अफ्रीका का इजिप्ट, सूडान, पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला, पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला, और फिर उसके बाद आपका ये रीजन, इसमें आपका ये वाला लेवांत रीजन भी शामिल हो जाता है। इस रीजन को हम माशरिक रीजन के नाम से जानते हैं, माशरिक, ठीक है। लेवांत हो गया, माशरिक हो गया। तीसरा मागरेब रीजन। मागरेब रीजन कौन सा है, मागरेब रीजन आपके लिबिया, टूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा और मोरितियाना, ये जो सारे के सारे देश हैं, इन सारे के सारे देशों को मिला के मागरेब रीजन कह दिया जाता है, मागरेब रीजन, ठीक है। बाकी इकोसॉक, साहेल रीजन, वो सारे के सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक करेक्शन और है। जब हम मेकोंग गंगा को ऑपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम पर मुझसे एक गलती हुई थी, जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि मेकोंग नदी म्यांमार से नहीं जाती। मेकोंग नदी म्यांमार से भी जाती है, ठीक है। तो मेकोंग नदी 6 देशों से होके जाती है, ठीक है। मेकोंग नदी 6 देशों से होके जाएगी, जिसमें आपका म्यांमार भी शामिल होता है, लेकिन मेकोंग इंडिया से होके नहीं जाती है। एक रीजन और देखेंगे आप यहाँ पे, ये है आपका माली, नाइजर और बुर्किना फासो। माली, नाइजर और बुर्किना फासो के बॉर्डर का ये वाला जो रीजन होता है, इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम मिला हुआ है, लिप्टाको गोरमा रीजन। लिप्टाको गोरमा रीजन, ठीक है। तो ये कहाँ पे पड़ता है, माली, ये आपका माली, नाइजर और बुर्किना फासो के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट रीजन के लिए हम जाएंगे साउथ अमेरिका की तरफ, ठीक है। साउथ अमेरिका की तरफ आ जाइए, ये रहा आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपको यहाँ पे वेनेजुएला देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको गुयाना देखने को मिल रहा है। ये वाला जो रीजन है ये आपका गुयाना रीजन है, और इसके बगल में ही आपको वेनेजुएला देखने को मिल रहा है। वेनेजुएला ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट इकोनॉमी है। गुयाना के अंदर यहाँ पे एक नदी जाती है, जिस नदी का नाम है एस्क्विबो रिवर। एस्क्विबो रिवर के इस तरफ जो ये पूरा का पूरा रीजन है, इस रीजन को एस्क्विबो रीजन कहा जाता है, एस्क्विबो रीजन। ये रीजन गुयाना के अंदर लाई करता है, लेकिन वेनेजुएला क्लेम करता है कि एस्क्विबो उसका रीजन है। यानी कि एस्क्विबो के ऊपर डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। किन दो देशों के बीच में डिस्प्यूट है, वेनेजुएला एंड गुयाना के बीच, वेनेजुएला और गुयाना के बीच में ये डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। बायलैटरल रिलेशंस के अंदर पहले रिलेशंस हम देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इन दोनों देशों के बीच में जो चीज़ इस बार न्यूज़ में देखने को मिली है वो है आपकी इंदस वाटर ट्रीटी। लगभग हर साल ये न्यूज़ में होती है। इंदस वाटर ट्रीटी को 1960 में साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इस ट्रीटी को साइन करवाने में वर्ल्ड बैंक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो हम कह सकते हैं कि 1960 की इंदस वाटर ट्रीटी एक वर्ल्ड बैंक ब्रोकर्ड ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये ट्रीटी दोनों देशों के बीच में इंदस और इंदस की जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके पानी को किस तरह से शेयर किया जाएगा वो डिसाइड करती है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि ये जो ट्रीटी है ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स में से एक है, ठीक है। अब
इस ट्रीटी के अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर कहा गया कि इंदस और 5 इंदस की ट्रिब्यूटरी, यानी कि ये जो 6 रिवर्स हैं, इन 6 रिवर्स में से 3 रिवर का पानी इंडिया के पास रहेगा और 3 रिवर का पानी पाकिस्तान यूज करेगा। 3 रिवर कौन सी है इंडिया के पास? रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड इंडिया के पास है, ठीक है। और बाकी जो नदियां बची, इंदस, चेनाब और झेलम, याद रखने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है। सिर्फ इंदस वाटर ट्रीटी में आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इंडिया रावी, ब्यास और सतलुज के पानी को यूज़ कर सकता है और पाकिस्तान इंदस, चेनाब और झेलम के पानी को यूज़ कर सकता है। अब इसके अंदर भी कंडीशन ये है कि इंडिया रावी, ब्यास और सतलुज के 80% पानी को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकता है। जो 20% पानी है वो पाकिस्तान यूज़ कर सकता है इन नदियों का, ठीक है। सिमिलरली इंदस, चेनाब और झेलम का 80% पानी का अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल या फिर यूसेज पाकिस्तान को दिया गया है और इंडिया चाहे तो आईसीजे के 20% पानी को यूज़ कर सकता है। लेकिन ये जो 20% पानी इंडिया यूज़ कर सकता है ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए होना चाहिए, एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए होना चाहिए। दूसरा, इंडिया इसके पानी को यूज़ करने के लिए उसको स्टोर नहीं कर सकता, स्टोर नहीं करेगा, उसके ऊपर ऐसा डैम नहीं बनाएगा जो कि पानी को स्टोर करे। अगर इंडिया चाहे तो जैसे नदियों का फ्लो होता है उस फ्लो को बिना रोके इसके ऊपर रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा सकता है। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब होता है? देखिए, हाइड्रो पावर कैसे जनरेट होती है। ये मान लीजिए ये आपका एक टरबाइन है, ये टरबाइन के ब्लेड्स हैं, ठीक है। अब पानी बहुत तेज़ी से इस टरबाइन के ब्लेड्स पे फेंका जाता है, जिसकी वजह से अब जब पानी इस ब्लेड से टकराएगा तो ये ब्लेड इस तरह से रोटेट करना चालू कर देगा। जब ये टरबाइन रोटेट करता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इस टरबाइन को रोटेट कराने के लिए जैसे नदी आ रही होती है तो नदी के ऊपर डैम बना लिया जाता है, डैम के अंदर पानी स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हम इस पानी को रिलीज करते हैं तो ये पानी इस तरह से फ्लो करता है और टरबाइन के ब्लेड से टकरा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चालू कर देता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या करना पड़ रहा है, इसके अंदर हमें एक डैम बनाना पड़ रहा है और ये डैम इस पानी को स्टोर कर रहा है। जितनी भी आपकी आईसीजे नदियां हैं, इस नदी के ऊपर हम इस तरह से पानी को स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है बिजली बनाने का। दूसरा तरीका क्या है, जो नदी का फ्लो है इसी फ्लो पे आप एक टरबाइन लगा दो, नदी बहती जाएगी, इस ब्लेड से टकराती जाएगी, ये रोटेट करता रहेगा और इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो इंडिया अगर चाहे तो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा सकता है इंदस, चेनाब और झेलम के ऊपर, जिन नदियों को पाकिस्तान को दे दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर याद रखनी है। यानी कि इंडिया अगर चाहे रावी, ब्यास और सतलुज इनके 80% पानी को वो अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से यूज़ कर सकता है। आईसीजे के 20% पानी को वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है विदाउट स्टोरिंग द वाटर, और इनके ऊपर रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा सकता है। तो इंडिया ने 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, दोनों के दोनों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगाए हैं। क्या नाम है? एक प्रोजेक्ट का नाम है किशन गंगा प्रोजेक्ट। किशन गंगा प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जाता है, किशन गंगा रिवर से पानी को डाइवर्ट करके झेलम तक लेके जाया जाता है और झेलम पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है, ठीक है। तो किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर किशन गंगा रिवर के पानी को डाइवर्ट किया जाता है झेलम के अंदर। दूसरा प्रोजेक्ट लगाया गया है रातले प्रोजेक्ट लगाया गया है झेलम नदी के ऊपर। हालांकि ये दोनों के दोनों जो प्रोजेक्ट हैं ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान बार बार इनके ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन रेज करता रहता है। कभी वो कहता है कि आप पानी को स्टोर कर रहे हो, कभी वो कहता है आप पानी को डाइवर्ट कर रहे हो। इसकी वजह से वो बार बार ये ऑब्जेक्शन लगाता रहता है, ठीक है। तो ये इंदस वाटर ट्रीटी का आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए। अब इंदस वाटर ट्रीटी के अंदर अगर कोई भी देश ऑब्जेक्शन लगाता है, यानी कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इंदस वाटर ट्रीटी के अंदर, यहाँ पे आपके लिखा नहीं हुआ है, आप लिख लीजिए। इंदस वाटर ट्रीटी के अंदर आर्टिकल 9 इंदस वाटर ट्रीटी का आर्टिकल 9 बताता है कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। 3 स्टेप प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप ये होगा कि दोनों देश अपने देशों के अंदर कुछ कमीशन बनाएंगे। उस कमीशन का नाम होगा परमानेंट इंदस कमीशन,
ठीक है, एक इंदस कमीशन इंडिया बनाएगा, एक इंदस कमीशन परमानेंट इंदस कमीशन पाकिस्तान बनाएगा, और दोनों देशों की ये जो परमानेंट इंदस कमीशन है ये साल में कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस, साल में कम से कम एक बार ये दोनों कमीशन साथ में बैठेंगी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। अगर मान लीजिए परमानेंट इंदस कमीशन के अंदर भी डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं किया गया तो उसके बाद ये जो देश हैं ये देश वर्ल्ड बैंक से गुहार लगा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को हायर कर दो, जो कि अगर कोई इस जो भी आपके ये प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं इंदस वाटर ट्रीटी में किसी भी तरह की कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उन टेक्निकल इश्यूज़ को ये न्यूट्रल एक्सपर्ट सॉल्व करके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकता है। ठीक है, तीसरा, अगर मान लीजिए ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, उस केस में एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया जा सकता है। एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया जा सकता है। ये एक तरह का ट्रिब्यूनल है। इस ट्रिब्यूनल के अंदर आपको 7 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो ट्रिब्यूनल है ये उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, तो बार बार इस तरह की डिमांड चलती रहती है, तो आपको ये आर्टिकल 9 ऑफ इंदस वाटर ट्रीटी के अंदर ये तीनों स्टेप्स पता होने चाहिए। अभी न्यूज़ के अंदर इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंच गया और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से किशन गंगा प्रोजेक्ट और रातले प्रोजेक्ट के ऊपर ये रूलिंग मांग रहा था। इंडिया ने कहा कि इंदस वाटर ट्रीटी के अंदर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एक मैकेनिज्म बताया हुआ है, तो जब इंदस वाटर ट्रीटी के अंदर मैकेनिज्म बताया हुआ है तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास क्यों जा रहे हो। ठीक है, तो इंडिया ने कह दिया कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कोई भी वो नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है किशन गंगा और रातले प्रोजेक्ट के ऊपर अपने फैसले देने की। लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया की इस प्ली को, इंडिया के इस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया है। उसने कहा नहीं, हम किशन गंगा और रातले प्रोजेक्ट के ऊपर भी अपना डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी न्यूज़ चल रही थी। एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में देख लीजिए कि ये हेग नीदरलैंड्स के अंदर बना हुआ है। इसको 1899 के अंदर बनाया गया था। 1899 के अंदर ये दुनिया की पहली इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके बाद स्टैब्लिश किया गया था। अब नाम में देखिए, इसके अंदर नाम यूज़ हो रहा है आर्बिट्रेशन। इसके अंदर आपके इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर्स होते हैं। ठीक है, समवेयर अराउंड 288 के आसपास आर्बिट्रेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आर्बिट्रेटर्स दोनों देशों के इश्यूज़ को सुनते हैं और सुनने के बाद अपना एक डिसीजन दे देते हैं। एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो होता है ये इसके फैसले तब तक बाइंडिंग नहीं होते जब तक कि इसके अंदर दोनों पार्टीज़ अपने कंसेंट से नहीं आती। ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जब दोनों पार्टी कंसेंट से जाएंगी कि हम एक किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आर्बिट्रेटर्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उसके बाद ही इसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग हो जाते हैं। ठीक है, इसका रोल क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक तरीका प्रोवाइड करती है। अगर दोनों की दोनों पार्टीज अपने कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराने के लिए आर्बिट्रेशन चूज करती हैं तो इसकी जजमेंट बाइंडिंग हो जाती है। इंडिया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक मेंबर है। ठीक है, इंदस वाटर ट्रीटी में आपको सारी बता चुका हूँ। इट इज़ ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बार बार ही आप देखेंगे पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास जाता है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट को आप अपॉइंट कर दो या फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो। इंदस वाटर ट्रीटी ने तीनों ईस्टर्न रिवर का जो पानी है वो इंडिया को दे दिया है। 3 ईस्टर्न रिवर कौन सी हैं, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, और जो आपकी वेस्टर्न रिवर्स हैं इंदस, चेनाब और झेलम, इसका पानी पाकिस्तान को दिया गया है। ठीक है, भले ही इनका कंट्रोल उनके पास है लेकिन 80% पानी का ही अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकते हैं। 20% पानी दूसरा देश इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, विदाउट स्टोरिंग इट। 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन से आर्टिकल के अंदर बताया मैंने आपको, इंदस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल नंबर 9 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें दोनों देश परमानेंट इंदस कमीशन को अपॉइंट करेंगे जो कि साल में कम से कम एक बार मिलेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप है न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को हायर करना और तीसरा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाना। अब पाकिस्तान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन बस एक बार रीड कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, कुछ और की फैक्ट्स। इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री रेडक्लिफ अवार्ड के बाद डिसाइड की गई थी। अगर ट्रेड की बात की जाए तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस है पाकिस्तान के साथ, ट्रेड सरप्लस है पाकिस्तान के साथ। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो आप याद रखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड होता है वो आपको 2 जगह से होता हुआ दिखाई देगा। एक है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल और दूसरा है आपका जम्मू एंड कश्मीर। लाइन ऑफ कंट्रोल के अलॉन्ग ट्रेड स्टार्ट होता है आपका 2005 के अंदर और जम्मू एंड कश्मीर के अलॉन्ग ट्रेड स्टार्ट होता है 2009 के अंदर। फिर उसके बाद आपका एक करतारपुर कॉरिडोर, इसको लेके भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। करतारपुर क्या है,
करतारपुर क्या है? सिख के गुरु नानक देव जी, सिख के गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के जो आखिरी 14 साल थे, आखिरी 14 साल उन्होंने एक जगह पे बिताए थे जिसका नाम है करतारपुर, जो कि पाकिस्तान के अंदर लाई करती है। इसी जगह के ऊपर एक बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम है करतारपुर साहिब। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है यहीं पे, ठीक है। अब क्योंकि सिख के गुरु नानक देव जी ने अपने लाइफ यहाँ पे बिताई थी, तो उनके लिए ये जो साइट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन पार्टीशन के टाइम पर ये साइट पाकिस्तान के अंदर रह गई। ढेर सारे सिख हैं जो कि पाकिस्तान में इस वाली साइट पर जाना चाहते हैं फॉर पिलग्रिमेज, वो वहाँ पे जाना चाहते हैं। अब क्योंकि हमारे देश के बहुत सारी पॉपुलेशन का इमोशनल अटैचमेंट है, इसीलिए 2019 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस एग्रीमेंट ने पाकिस्तान ने ये अलाउ कर दिया कि इंडिया से जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं या फिर जिनके पास भी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड है, ठीक है, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं या फिर जिनके पास भी OCI कार्ड है, ये पाकिस्तान में जा सकते हैं करतारपुर साहिब के अंदर पिलग्रिमेज करने के लिए, और उन्हें जाने के लिए किसी वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड की गई है करतारपुर साहिब तक। अब इससे जुड़ी कुछ फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। पहला तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो ये बनाया गया, करतारपुर कॉरिडोर एक तरह से रूट है जिस रूट को फॉलो करके इंडिया से पाकिस्तान के अंदर करतारपुर साहिब तक लोग जाते हैं। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के अंदर 4 किलोमीटर, मतलब जहाँ पे इंडिया का बॉर्डर खत्म होता है, इंडिया के बॉर्डर से 4 किलोमीटर अंदर जाके आपको करतारपुर साहिब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 4 किलोमीटर तक डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस याद रखना है। दूसरा, इस कॉरिडोर के बीच में रावी नदी आती है जिसको क्रॉस करके ये कॉरिडोर आप वहाँ तक करतारपुर तक पहुँचते हैं, बीच में से रावी नदी जाती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है करतारपुर कॉरिडोर किस रिवर को क्रॉस करता है, तो रावी रिवर को ये क्रॉस करता है। कुछ चीज़ें गुरु नानक देव जी के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे, ठीक है। इन्होंने संगत का कॉन्सेप्ट दिया। संगत का मतलब होता है कॉन्ग्रेगेशनल वर्शिप, यानी कि ढेर सारे लोग एक साथ बैठे हैं और साथ में बैठ के वर्शिप कर रहे हैं। कॉन्ग्रेगेशनल वर्शिप का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। जो भी गुरु नानक देव जी की जो भी टीचिंग्स थी, उन टीचिंग्स को कंपाइल किया गया था सिख के 5th गुरु अर्जन देव जी के द्वारा, और इनकी कंपाइलेशन को आदि ग्रंथ साहिब कहा जाता है। और आदि ग्रंथ साहिब के अंदर जो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स हैं, उन टीचिंग्स को गुरबानी कहते हैं। अच्छा, और इसके अंदर सिर्फ गुरु नानक देव जी की टीचिंग नहीं है, गुरु नानक देव और जो भी आपके फर्स्ट 4 गुरु थे, उन सब की टीचिंग को 5th गुरु अर्जन देव जी ने कंपाइल किया था आदि ग्रंथ साहिब में गुरबानी की फॉर्म्स के अंदर। गुरबानी बेसिकली हाइम्स होती हैं उनकी टीचिंग्स की, ठीक है, हाइम्स होती हैं। अच्छा, ये तो हो गए आपके सिख गुरु। जो आदि ग्रंथ साहिब है उसके अंदर ना केवल ये जो आपके फर्स्ट 4 सिख गुरुज हैं इनकी टीचिंग है, बल्कि इनके अलावा आपको आदि ग्रंथ साहिब के अंदर बाबा फरीद की टीचिंग भी देखने को मिलेंगी, रविदास जी की भी टीचिंग है यहाँ पे, और बहुत ही फेमस कबीर जी के भी दोहे आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वही कनेक्टिविटी का लिखा हुआ है कि जो ट्रैवल LOC के अक्रॉस स्टार्ट हुआ था 2005 में, और जम्मू कश्मीर के अक्रॉस ट्रेड स्टार्ट हुआ था 2009 के अंदर। करतारपुर कॉरिडोर की बात की जाए तो ये वीज़ा फ्री ट्रैवल प्रोवाइड करता है इंडिया के पिलग्रिम्स को और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को, ठीक है। इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। इसके साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान सार्क में, G33 में, WTO में, UN में, इन सब के अंदर भी मौजूद हैं दोनों के दोनों। एक और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो अब तो अधर में लटका हुआ है, इसका कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ही क्लियर फ्यूचर नहीं दिख रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम है तापी प्रोजेक्ट। तापी प्रोजेक्ट का मतलब होता है ये 4 देशों के बीच में एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक पाइपलाइन लगाई जाएगी, और ये पाइपलाइन नेचुरल गैस सप्लाई करेगा तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक। तुर्कमेनिस्तान के अंदर गैल्किनिश गैस फील्ड्स हैं। इन गैल्किनिश गैस फील्ड से तुर्कमेनिस्तान से होती हुई अफगानिस्तान में पाइपलाइन लगाई जाएगी। फिर पाइपलाइन पूरे अफगानिस्तान में हेरत से कंधार पहुंच के क्वेता पहुंचेगी पाकिस्तान में, फिर मुल्तान पहुंचेगी, और फिर इंडिया के पंजाब में फजिल्का तक ये पाइपलाइन आने वाली है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि तापी पाइपलाइन
एक ऑयल पाइपलाइन है, क्रूड पाइपलाइन है, पेट्रोलियम पाइपलाइन है, नहीं, ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है, नेचुरल गैस पाइपलाइन, जिसका ओरिजिन गैल्केनिश गैस फील्ड में देखने को मिलता है तुर्कमेनिस्तान में। फिर उसके बाद वो अफगानिस्तान आती है, अफगानिस्तान के हेरत और कंधार में, फिर उसके बाद पाकिस्तान के क्वेता और मुल्तान में, और फिर पहुंचती है वो इंडिया के फजिल्का पंजाब के अंदर। इसका फ्यूचर अधर में इसलिए लटका हुआ है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ चुका है। पाकिस्तान और इंडिया, इनके रिलेशंस तो आपको पता ही है कि कितने खराब चल रहे हैं, तो उस वजह से ये पाइपलाइन बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि तापी पाइपलाइन वॉज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। इनकरेक्ट आंसर। तापी पाइपलाइन को एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आप मुझे बताएंगे, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको फंड कर रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी आपके न्यूज़ के अंदर थी। हाँ, बस इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ आई थिंक ये कॉमन नॉलेज है ही सबको कि 2019 के अंदर पुलवामा अटैक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस को ख़राब किया पुलवामा अटैक ने। बालाकोट स्ट्राइक होती है, ठीक है, बालाकोट स्ट्राइक। इसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, किसी भी तरह की एंगेजमेंट हमें देखने को ज़्यादा नहीं मिल रही। अब हम आ जाते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है नेपाल हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये आपका इंडिया है, यहाँ पे आपको नेपाल देखने को मिलेगा, और नेपाल के ऊपर तिब्बत है, विच इज़ चाइना। ठीक है, तो चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। इसके साथ साथ नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर। नेपाल का जितना भी सामान एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा, वो सारा का सारा ज़्यादातर इंडिया के थ्रू ही आ पाता है। अगर नेपाल को, मान लीजिए आपका नेपाल है, ठीक है, ये आपका नेपाल है, नेपाल को कोई भी चीज़ बांग्लादेश तक भी पहुंचानी है तो वो इंडिया से होके ही जाएगी। तो नेपाल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है इंडिया के ऊपर भी और चाइना के ऊपर भी। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में पड़ता है, तो उसको अपनी इंपॉर्टेंस भी पता है। उसको पता है कि अगर इंडिया कभी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं चाइना के पास चला जाऊंगा, क्योंकि चाइना तो हर वो काम करना चाहता है जो कि इंडिया के अगेंस्ट है। ठीक है, तो नेपाल की बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से नेपाल का रोल जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ नहीं दी हुई आपके नोट्स के अंदर, जो मैं आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए एक रफ सा मैप बनाता हूँ मैं इंडिया का। मान लीजिए ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं उत्तराखंड की स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे मान लीजिए आपके नेपाल की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, अब उत्तराखंड के अंदर एक रीजन है, यहाँ से वो रीजन स्टार्ट होता है, उस रीजन का नाम है लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा, ठीक है, लिम्पियाधुरा से यहाँ तक आ जाइए। यहाँ पे एक रीजन पड़ता है जिसका नाम है यहाँ पे नीचे की तरफ काला पानी, काला पानी, और इसके ऊपर यहाँ पे जो रीजन है उसको नाम दिया गया है लिपुलेख पास, लिपुलेख पास। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये इंडिया के पास है, लेकिन नेपाल भी इस रीजन के ऊपर क्लेम करता है। और ये जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट है कि ये रीजन इंडिया में आएगा या नेपाल के बीच में आएगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की देन है। ठीक है, क्या हुआ था 1814 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और नेपाल के बीच में एक लड़ाई होती है, जिस लड़ाई को एंग्लो नेपालीज वॉर कहा जाता है। ठीक है, फिर 1816 के अंदर एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ सुगोली। ट्रीटी ऑफ सुगोली, ट्रीटी ऑफ सुगोली एंग्लो नेपलीज वॉर को एंड करने का काम करती है। ट्रीटी ऑफ सुगोली डीमार्केट कर देती है कि ऐसा कौन सा रीजन है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा और कौन सा रीजन है जो नेपाल के पास रहेगा। और बेसिकली नेपाल का जो बॉर्डर है, नेपाल के बॉर्डर को डीमार्केट कर दिया गया ट्रीटी ऑफ सुगोली के द्वारा। नेपाल के बॉर्डर को रिवर्स के अकॉर्डिंग डीमार्केट किया गया। ये कहा गया कि नेपाल का जो बॉर्डर है उसके वेस्टर्न एज पे रिवर काली है और उसके ईस्टर्न एज पे रिवर मेची है, रिवर मेची है। तो बेसिकली नेपाल क्या हो गया, रिवर काली जहाँ से फ्लो करती है वहाँ से स्टार्ट करो और रिवर मेची जहाँ ख़त्म होती है वहाँ तक चले जाओ, ये आपका नेपाल का रीजन हो जाएगा। इस तरह से डिमार्केट किया गया। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ये जो टर्म्स थी इनको सिर्फ आपका रिटर्न टर्म्स थी। रियलिटी में कोई मैप इस टाइम पर, जब ये ट्रीटी साइन की गई थी, इस टाइम पर कोई भी मैप नहीं बनाया गया था, किसी भी तरह का मैप नहीं बनाया गया था। बस ये कह दिया कि जहाँ से रिवर काली का ओरिजिन होता है,
जहाँ से रिवर काली का ओरिजिन होता है वहाँ से नेपाल की बाउंड्री स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे रिवर काली फ्लो करती है वैसे वैसे उसकी बाउंड्री बनती जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे रिवर मेची का ओरिजिन होता है वहाँ से नेपाल की ईस्टर्न बाउंड्री हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन कोई भी मैप यहाँ पे नहीं बनाया गया था। फिर कुछ समय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मैप इशू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मैप इशू किया, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन को मैं जूम कर रहा हूँ, जिसमें आपका उत्तराखंड आएगा और नेपाल आएगा, ठीक है। तो उन्होंने जो मैप इशू किया उसमें ये उत्तराखंड है आपका, और इसके आगे आपका ये नेपाल स्टार्ट हो जाता है। उन्होंने जो इनिशियल मैप स्टार्ट किया था तो उन्होंने रिवर काली का ओरिजिन लिम्पियाधुरा से बताया था, लिम्पियाधुरा से ओरिजिन बताया कि रिवर काली कुछ इस तरह से फ्लो करती है, ठीक है। रिवर काली कुछ इस तरह से फ्लो करती है। तो नेपाल की टेरिटरी कौन सी हो गई? नेपाल की ये सारी की सारी टेरिटरी हो गई, ठीक है। तो अगर रिवर काली लिम्पियाधुरा से स्टार्ट होगी तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन किसके पास पहुंच गया? ये रीजन नेपाल के पास पहुंच गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शुरुआती मैप इशू किया था उसमें उन्होंने काली रिवर का ओरिजिन पॉइंट लिम्पियाधुरा बताया था। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लगा कि ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वो डायरेक्टली तिब्बत के साथ ट्रेड कर सकता है, उसका यहाँ से ट्रेड हो सकता है। तो अगर हमने ये वाला रीजन नेपाल को दे दिया तो हम तिब्बत के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो दूसरे देश के पास पहुंच गया। तो उन्होंने जो इनिशियल मैप था उसमें क्या बताई थी लोकेशन? ओरिजिन पॉइंट ऑफ काली रिवर लिम्पियाधुरा। उन्होंने कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद ये कहना चालू कर दिया कि काली रिवर का ओरिजिन लिम्पियाधुरा से नहीं होता, काली रिवर का ओरिजिन काला पानी रीजन से होता है, और काला पानी रीजन यहाँ पे पड़ता है, इस तरफ पड़ता है। तो अगर काली रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन किसके पास पहुंच गया? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच गया, क्योंकि रिवर का ओरिजिन तो अब यहाँ से है। पहले उन्होंने कहा था ओरिजिन यहाँ से है, बाद में कहने लगे यहाँ से है। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से जो काली रिवर है, काली रिवर के ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। और इस टाइम पर जो नेपाल के रूलर्स थे, नेपाल के रूलर्स ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि काली रिवर का जो ओरिजिन है वो काला पानी के पास है। अब आज की डेट में क्या होता है? आज की डेट में लिम्पियाधुरा से लेके काला पानी, और ऊपर की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपका एक रीजन पड़ता है जिसका नाम है लिपुलेख पास, लिपुलेख पास, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा रीजन है जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा रीजन आज की डेट में इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, इंडिया के उत्तराखंड के अंदर ये वाला रीजन लाई करता है। लेकिन इशू यहाँ पे रेज हुआ कि नेपाल ने एक मैप इशू किया, अपने देश का ऑफिशियल मैप इशू किया। उस ऑफिशियल मैप के अंदर नेपाल ने इस रीजन को अपना रीजन बताना चालू कर दिया। नेपाल ये कहना चालू कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इनिशियली मैप इशू किया था उस मैप के अंदर काली रिवर का ओरिजिन लिम्पियाधुरा बताया था, और हम तो यही मानेंगे कि काली रिवर लिम्पियाधुरा से ओरिजिनेट होती है। तो ये वाला जो रीजन है ये पूरा का पूरा रीजन नेपाल का है। इंडिया ने कहा कि नहीं, इंडिया ने कहा नहीं, आपके जो रूलर्स थे उन्होंने खुद माना कि जो काली रिवर है उसका ओरिजिन काला पानी से है, और काला पानी ही हम मानेंगे रीजन जहाँ से काली नदी का ओरिजिन होता है। और ये वाला जो रीजन है ये पूरा का पूरा रीजन इंडिया का है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके बीच में टेंशन आई थी। फिर उसके बाद आपको पता है जब डोकलाम क्राइसिस हुआ था, डोकलाम क्राइसिस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में जब डोकलाम क्राइसिस हुआ था तो चाइना ने इस तरह के इंडिकेशन दिए थे कि वो ये वाला जो आपका रीजन है लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी रीजन, इस रीजन के अंदर घुस सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इंडिया के कंसर्न्स और भी ज़्यादा रेज हो गए थे। हालांकि अब इतना ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। डिप्लोमेसी के साथ हमने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक दो फैक्ट्स इसके अंदर आप याद रखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहला, नेपाल का क्लेम क्या है? काली रिवर कहाँ से चालू होती है? नेपाल का क्लेम है लिम्पियाधुरा। इंडिया का क्या क्लेम है? इंडिया का क्लेम है कि काली रिवर स्टार्ट होती है फ्रॉम काला पानी रीजन, ठीक है, फ्रॉम काला पानी रीजन। काला पानी रीजन के अंदर भी इंडिया कहता है कि एक जगह है जिसका नाम है पंखागढ़, पंखागढ़ से काली रिवर का ओरिजिनेट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, काली रिवर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब काली रिवर ओरिजिनेट होती है तो उसको काली रिवर कहते हैं। जब वो अपने मिडल स्ट्रेच पे आ जाती है, मिडल स्ट्रेच में इसको महाकाली कहने लग जाते हैं, महाकाली। और जो इसकी लोअर स्ट्रेच है उसमें इसको सरजू या फिर गोगरा कहा जाने लग जाता है। सेम नदी, अलग अलग नाम, ठीक है। ये चीज़ें आप इसके अंदर याद रखने वाले हैं।
ठीक है, इसके अलावा देखते हैं और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ये आपको मैंने पूरा का पूरा बाउंड्री इशू बता दिया। अच्छा, बाउंड्री इशू की बात कर रहे हैं तो लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये तो आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। एक और रीजन है जिसमें ट्रीटी ऑफ सुगोली की वजह से हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है, उस रीजन का नाम है सुस्ता रीजन। सुस्ता रीजन, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इंडिया और नेपाल के बीच में वो है क्या कहते हैं, डिस्प्यूटेड रीजन है। ठीक है, अब इसके साथ डिस्प्यूट ये हुआ कि एक जगह थी जिसका नाम है सुस्ता। जब नेपाल का मैप डिमार्केट किया गया तो ये कहा गया कि गंडकी रिवर बाउंड्री बनेगी, गंडकी रिवर बाउंड्री बनेगी नेपाल की। तो गंडकी रिवर जब फ्लो करती थी उस टाइम पर सुस्ता रीजन गंडकी रिवर के राइट में लाई करता था, गंडकी रिवर के राइट में लाई करता था। गंडकी रिवर के राइट में लाई करने की वजह से सुस्ता रीजन नेपाल के अंदर था। लेकिन कुछ समय के बाद गंडकी रिवर ने अपने कोर्स को चेंज कर दिया, मतलब जो वो रास्ता फॉलो कर रही थी वो रास्ता चेंज हो गया और गंडकी रिवर इस तरह से फ्लो करने लगी। तो अब ये सुस्ता रीजन जो है गंडकी रिवर के ईस्ट में आ चुका है। ठीक है, गंडकी रिवर के लेफ्ट में आ चुका है। तो सुस्ता रीजन अब किसके पास आ चुका है? अब इंडिया के पास आ चुका है। नेपाल बार बार ये बोलता रहता है कि सुस्ता रीजन हमारा है, हमें सुस्ता रीजन वापस कर दो। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ? गंडकी रिवर ने जो अपने फ्लो को, अपने पाथ को चेंज कर लिया, उसकी वजह से हुआ। पहले सुस्ता रीजन गंडकी रिवर के राइट में लाई करता था तो वो नेपाल के अंडर आता था, लेकिन गंडकी रिवर ने अपने पाथ को चेंज किया, उसके बाद से सुस्ता रीजन लेफ्ट में आने लगा और अब इंडिया उसको कंट्रोल कर रहा है एंड नेपाल सुस्ता रीजन को मांगता रहता है। ठीक है, ये जो गंडकी रिवर बाउंड्री बनेगी नेपाल की, ये भी आपकी ट्रीटी ऑफ सुगोली के अंदर ही कहा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, तो बाउंड्री इश्यूज हमने देख लिए सुस्ता रीजन का, दूसरा लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख रीजन का। ठीक है, इंडिया और देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि नेपाल से अगर कोई भी ट्रेड बांग्लादेश तक पहुंचाना है तो वो इंडिया से होके जाएगा। तो इसीलिए एक ट्राइलेटरल पावर ट्रेड का एग्रीमेंट नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, जिसके अंदर नेपाल से बांग्लादेश तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी 40 मेगावाट। 40 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से बांग्लादेश जाएगी थ्रू इंडिया। और इसके साथ साथ इंडिया और नेपाल के बीच में हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन भी देखने को मिलता है, जिसमें है लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंदर एक पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है ओवर महाकाली रिवर। इसमें से कोई भी नाम आपसे दे के पूछा जा सकता है कि पंचेश्वर प्रोजेक्ट या लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन देशों के बीच में, तो वो इंडिया और नेपाल आपको याद रखना है। ठीक है, 1950 के अंदर इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। आप कह सकते हैं इंडिया नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो इस ट्रीटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। ये ट्रीटी बेसिकली प्रोवाइड करती है फ्री मूवमेंट टू पीपल ऑफ नेपाल इन इंडिया। जो नेपाली सिटीज़न है वो इंडिया में आ सकते हैं, जो इंडियन सिटीज़न है वो नेपाल में आ सकते हैं, उन्हें वीज़ा की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। सिर्फ फ्री मूवमेंट ही नहीं, इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी, नेपाल के लोग इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इंडिया के लोग नेपाल के अंदर। ठीक है, वो अगर चाहें, जैसे इंडियन सिटीज़न है वो नेपाल में जाके काम भी कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी को ओन भी कर सकते हैं। और सिमिलर चीज़ नेपाली सिटीजन्स को इंडिया में मिली हुई है कि वो इंडिया में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया की जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के अंदर गोरखास को बहुत ही ज़्यादा नंबर के अंदर एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है, ये फ्री मूवमेंट अलाउ करता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। पीएम मोदी जी ने भी कई बार बोला है, रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा नेपाल के साथ। ठीक है, रोटी और बेटी का रिश्ता है। ठीक, इंडिया अच्छा, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। इंडिया का अगर साउथ एशिया की बात की जाए, साउथ एशिया में इंडिया का सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो बांग्लादेश के साथ होता है। ठीक है, हाईएस्ट ट्रेड जो है इंडिया का बांग्लादेश के साथ है। साउथ एशिया के अंदर जो सबसे बड़ा देश है वो इंडिया है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ आप पॉपुलेशन की बात कर लीजिए या फिर इकोनॉमी की बात कर लीजिए, इंडिया सबसे बड़ा देश है। तो ज़्यादातर जो साउथ एशियन देश हैं उन देशों का इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि बाकी जो देश हैं उन देशों के साथ सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो इंडिया का होता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि इंडिया जो है वो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और नेपाल के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम नेपाल के अंदर ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया अगर नेपाल के अंदर एफडीआई की बात करें तो इंडिया हाईएस्ट सोर्स है एफडीआई का।
इंडिया और नेपाल के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है जिसको सूर्य किरण के नाम से कहते हैं। इंडियन आर्मी के अंदर गोरखा रेजिमेंट बनी हुई है जो कि नेपालीज सोल्जर हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको तापी पाइपलाइन के बारे में बताया। तापी पाइपलाइन आपके तुर्कमेनिस्तान गैलकनिश गैस फील्ड से लेके फजिल्का पंजाब तक आती है, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल गैस आ रही है, ठीक है। एक और पाइपलाइन आपको याद रखनी है, ये है आपकी पेट्रोलियम पाइपलाइन। पेट्रोलियम पाइपलाइन, नेचुरल गैस नहीं, ये पेट्रोलियम की है। इस पाइपलाइन का नाम है आपका मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन। मोतीहारी अमलेखगंज पाइप, मोतीहारी इंडिया के अंदर पड़ता है। इंडिया से एक पाइपलाइन जा रही है नेपाल तक और इस पाइपलाइन के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट मूव करेंगे फ्रॉम इंडिया टू नेपाल, ठीक है। अमलेखगंज आपके नेपाल के अंदर लाई करता है, तो ये आपको याद रखना है। साउथ एशिया की ये पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन है। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट जाएंगे इस पाइपलाइन से फ्रॉम मोतीहारी टू अमलेखगंज, ठीक है। और सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट, ये कोसी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। और वेस्ट सेती और सेती रिवर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी MOU साइन हो चुके हैं, ठीक है। इंडिया काठमांडू के अंदर विवेकानंद सेंटर टू शोकेस इंडियन कल्चर भी बना रहा है। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको वो बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बताया। हाँ, इतना आपको याद रखना है कि सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट किन देशों के बीच में है, इंडिया और नेपाल के बीच में है, ठीक है। लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी इंडिया और नेपाल के बीच में है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात की जाए तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN, इसके अंदर इंडिया और नेपाल आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक BBIN मोटर व्हीकल कॉरिडोर भी बनाने की बात चल रही थी जिसके अंदर एक रूट बनाया जाएगा जिस रूट के ऊपर मोटर व्हीकल बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के अंदर मूव कर पाएंगे। लेकिन भूटान ने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा मोटर व्हीकल हमारे देश के अंदर आएंगे तो एनवायरनमेंट हार्म हो सकता है, हम BBIN कॉरिडोर के सपोर्ट में नहीं है, जिसकी वजह से अब ये BBIN कॉरिडोर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। बिम्स्टेक के अंदर भी नेपाल के साथ इंडिया कोऑपरेट करता है, नॉन अलाइन मूवमेंट में भी साथ था और सार्क में भी साथ है। नेपाल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं सभी नेबर्स ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना इसको ज्वाइन कर रखा है सिवाय भूटान के, ठीक है। इकलौता इंडिया का नेबर है जिसने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया, उसका नाम है भूटान। नेपाल भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, ठीक है। नेपाल की ज्योग्राफी आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि नेपाल से बॉर्डर करते हैं? इधर आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा, यूपी देखने को मिलेगा, बिहार देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, सिक्किम देखने को मिलेगा। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर लगाते हैं। नेपाल के अंदर आपको बहुत ही बड़ी बड़ी पीक्स देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट माउंट एवरेस्ट भी आपके नेपाल के अंदर ही लाई करता है, ठीक है। लैंडलॉक्ड कंट्री है, वो सब हम देख चुके हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमने मिस तो नहीं किया, ठीक है। अब इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस को देख लेते हैं। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश, पहला तो बांग्लादेश आपके इंडियन ओशन रीजन के अंदर लाई करता है, ठीक है। और ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से चाइना इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाहता है। अगर इंडिया भी चाहता है कि उसकी भी प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन के अंदर बहुत स्ट्रांग हो तो उसके लिए बांग्लादेश के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ऑलरेडी चाइना म्यांमार के क्यूकफ्यू पोर्ट के अंदर आ चुका है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इंडिया चाहता है कि उसकी प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे बांग्लादेश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश के 2 पोर्ट हैं, एक है आपका चट्टोग्राम पोर्ट और दूसरा आपका मोंगला पोर्ट। ये जो चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट है इसको इंडिया यूज़ कर सकता है, उसके लिए दोनों देश के बीच में हमें एग्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब बस इसके यूसेज को किस तरह से ऑपरेशनलाइज किया जाए उसके बारे में बात चल रही है। इसके साथ साथ इंडिया ने 2016 के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया था, सागर का कॉन्सेप्ट, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। कौन से रीजन की बात हो रही है? इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन में किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी मेंटेन रहे उसके लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की बात की गई थी, ठीक है। तो सागर को लेके भी इंडिया और बांग्लादेश आपस में डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। अब इनके अगर रिलेशंस को हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखना चाहें, ठीक है, क्योंकि उससे याद रखना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेड रिलेशंस किस तरह से हैं। साउथ एशिया में इंडिया का जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो बांग्लादेश है, ठीक है। और इसके साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश में इंडिया का ट्रेड सरप्लस हमें देखने को मिलता है बांग्लादेश के साथ।
दूसरा रिलेशन हम देखेंगे, लेट्स से वाटर शेयरिंग का देख लेते हैं। वाटर शेयरिंग, इंडिया और बांग्लादेश आपस में 6 रिवर्स ऐसी हैं जिन 6 रिवर्स के जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है उस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए कोऑपरेट करते हैं। इन 6 नदियों का नाम याद रखना बहुत आसान है। पहला है आपका मनु महुरी, ठीक है, पहली रिवर है मनु, दूसरी है महुरी, तीसरी रिवर है आपकी खोवई और चौथी है गोमती, खोवई एंड गोमती, और 5वीं रिवर है आपकी धारला, छठी है आपकी दूध कुमार, ठीक है। तो मनु, मोहरी, खोवई, गोमती, धारला, दूध कुमार, इन 6 रिवर्स की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए भी आपस में इनके एग्रीमेंट या फिर कोऑपरेशन चलता हुआ दिखाई देता है। एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी को लेके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हमें 2 इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे। पहला है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी इंडिया से बांग्लादेश तक, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी इंडिया से बांग्लादेश तक, और ये इलेक्ट्रिसिटी झारखंड के गोड्डा रीजन से बांग्लादेश तक पहुंचाई जा रही है, ठीक है, झारखंड के गोड्डा रीजन से बांग्लादेश तक, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन इंडिया के सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगी, पार्वतीपुर, ठीक है। एनर्जी, डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस रिलेशन में एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंडिया जो है वो बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट को यूज़ कर सकता है, बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट को यूज़ कर सकता है। कैसे करेगा उसको ऑपरेशनलाइज करने के ऊपर अभी बातचीत चल रही है। दूसरा डिफेंस में आप याद रखेंगे, इसको आप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। डिफेंस में दूसरा याद रखेंगे कि बांग्लादेश इंडिया से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस परचेज करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सागर के ऊपर। एक और रिलेटेड न्यूज़ है, वो न्यूज़ ये है कि एक रिसेंटली अभी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया गया था, और ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इंडिया और बांग्लादेश ने मिलके जॉइंटली होल्ड की थी। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की ये 6th कॉन्फ्रेंस थी। अब क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस है तो यहाँ पे ढेर सारे देश आते हैं। कॉन्फ्रेंस के अंदर जब भी देश आएंगे तो वो आपस में कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे, तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म मिल जाता है अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करने के ऊपर। तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिस्कस किया जा रहा है कि इंडियन ओशन रीजन का फ्यूचर किस तरह से रेजिलियंट बनाया जाए। इंडियन ओशन रीजन का फ्यूचर रेजिलियंट हमें बनाना है। इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमें पीस, प्रॉस्पेरिटी और पार्टनरशिप को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। दूसरा, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां पे हम सागर इनिशिएटिव के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। क्या फुल फॉर्म है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। रीजन है आपका इंडियन ओशन रीजन। 2016 के अंदर ये कॉन्सेप्ट निकला था, बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के अंदर पीस और सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। यही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि 5th एनुअल डायलॉग के अंदर चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट के यूज़ को किस तरह ऑपरेशनलाइज किया जाए। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो कि सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर तक जा रही है उसको इनॉग्रेट किया गया। फिर उसके बाद आपकी एक एनर्जी पाइपलाइन बनाई जा रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये इंडिया और बांग्लादेश की पहली एनर्जी पाइपलाइन होगी और साउथ एशिया की 2nd पाइपलाइन होगी। यहीं पे आप याद रख लीजिए कि इंडिया की पहली ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट जहाँ पे एनर्जी झारखंड के गोड्डा से सप्लाई की जाएगी बांग्लादेश तक, ये भी आपको इसी के साथ ही याद रख लेनी है, ठीक है। ट्रेड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वाटर शेयरिंग के अंदर 6 रिवर्स हैं जो कि आप याद रखेंगे जिनकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाएगा, और बांग्लादेश इंडिया के तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को परचेज करेगा, ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ के अंदर इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की 6th कॉन्फ्रेंस को अभी होल्ड किया गया था जॉइंटली, बांग्लादेश और इंडिया ने मिलके इसको होल्ड किया है। थीम आप इसको याद रखेंगे, थीम है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेजिलियंट फ्यूचर, ठीक है। कॉन्फ्रेंस है तो ये सिर्फ एक फोरम है चीज़ों को डिस्कस करने का। तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से हो इसको लेके डिस्कस किया गया, प्लस सागर से जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी डेलिब्रेशन की गई, ठीक है। पहली आईओसी आपके सिंगापुर के अंदर रखी गई थी साल 2016 के अंदर, ठीक है। बांग्लादेश की ये चीज़ें आप बस रीड कर लेंगे, सब कुछ आपको पता है, कॉमन नॉलेज ही है। अब आ जाते हैं इंडिया और श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लीजिए। देखिए, बहुत बारी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि श्रीलंका का जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर ढेर सारी तमिल पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। श्रीलंका में 2 कम्युनिटीज़ मेजरली देखने को मिलती हैं। एक है आपकी ये तमिल कम्युनिटी जो कि श्रीलंका के अंदर माइनॉरिटी में आती है, माइनॉरिटी के अंदर आती है। श्रीलंका की मेजॉरिटी कम्युनिटी का नाम है सिन्हलीज।
अब सिन्हलीज श्रीलंका में ना केवल मेजॉरिटी के अंदर आते हैं बल्कि ये एक डोमिनेंट कम्युनिटी भी है, और श्रीलंका में बहुत बार इस तरह की पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं जिसमें सिन्हलीज को फेवर किया जाए, जैसे कि सिन्हला को या सिन्हलीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना। अगर सिन्हलीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी तो जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन की जॉब के अंदर, एजुकेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, हर एक जगह पे इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये भी एक ग्रीवांस है। बहुत बार ऐसा देखने को मिला जिसमें तमिल्स ये क्लेम करते हैं कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अब इसी डिस्क्रिमिनेशन और इस तरह की पॉलिसीज़ की वजह से जो तमिलियन पॉपुलेशन है, तमिलियन पॉपुलेशन ने 1970s के अंदर तमिलियन पॉपुलेशन ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, जिसको लीड किया था एक इंसान ने जिसका नाम था प्रभाकरन। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम विच वॉज लेड बाय प्रभाकरन। प्रभाकरन ने डिमांड करना चालू किया कि ये जो रीजन है, इस रीजन को वो तमिल होमलैंड बनाना चाहते हैं, और तमिल होमलैंड को ही ईलम, तमिल ईलम कहा जाता है, तमिल होमलैंड। ठीक है, ये सेपरेटिस्ट ग्रुप था। अब 1970s के अंदर ये LTTE बनता है, और 1980s से LTTE वायलेंट एक्टिविटीज़ भी करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। इस सिविल वॉर के दौरान जो श्रीलंकन अथॉरिटी है, श्रीलंकन अथॉरिटी तमिल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादती करती है। जो LTTE के लोग होते हैं इनको बहुत ज़्यादा मारा जाता है। ठीक है, बहुत सारी वायलेंस हमें देखने को मिलती है श्रीलंका के अंदर। 1987 के अंदर इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर इंडिया एक पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में भेजता है, लेकिन इंडिया का ये जो एक्सपेरिमेंट था ये पूरी तरह से फेल हो जाता है। इस पीस कीपिंग फोर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कि श्रीलंका के अंदर जाके LTTE को रोके वायलेंस करने से, और वायलेंस को थोड़ा रोका जा सके, लेकिन पीस कीपिंग फोर्स की खुद से ही झड़प हो जाती है LTTE के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से पीस कीपिंग फोर्स को भी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ सफ़र करनी पड़ती हैं, और अल्टीमेटली ये एक्सपेरिमेंट इतना फेल होता है कि विद इन 3 ईयर्स 1990 के अंदर इंडिया की ये जो पीस कीपिंग फोर्स है इसको विड्रॉ करना पड़ता है श्रीलंका से। और ये जो लड़ाई हुई थी, पीस कीपिंग फोर्स का जो रोल श्रीलंका में रहा था, उससे LTTE इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि आगे चल के राजीव गांधी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। 1993 के अंदर श्रीलंका के प्रेसिडेंट को भी असैसिनेट कर दिया जाता है। अब ये श्रीलंकन वॉर कंटिन्यू होती रहती है टिल 2009। 2009 में श्रीलंका की सिविल वॉर खत्म होती है, जो लास्ट फेज होता है श्रीलंका की सिविल वॉर का। इस फेज के दौरान श्रीलंकन अथॉरिटी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से रिप्रेस करती हैं LTTE के कैडर को। वो ये देखती ही नहीं है कि किसको मार रही है, जो भी सामने आता है अगर वो तमिल है तो उसको ब्रूटली मार दिया जाता है या न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। 2009 के अंदर ये सिविल वॉर एंड होती है। उसके बाद से श्रीलंका के ऊपर जो ये ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हैं इनको लेके बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो इंडिया और श्रीलंका की एक आप कह सकते हैं कि ऐसी हिस्ट्री है जिसकी वजह से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जिसका नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन जो है श्रीलंका का, इसमें तमिल पॉपुलेशन है। यहीं पे इंडिया अपना प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंके संतुराई हमने मैप में किया था। कंके संतुराई और इंडिया के तमिलनाडु के नागपट्टिनम, इन दोनों के बीच में फेरी सर्विस भी चलती है ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो इंडिया के नागपट्टिनम और कंके संतुराई के बीच में फेरी सर्विस चल रही है। त्रिंकोमाली में ऑयल टैंक फार्म्स बनाए जा रहे हैं, हार्बर को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, हम्बनतोता ये चाइना को लीज में मिला हुआ है। गल्ले में चाइना इंटरेस्टेड है यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए। कोलंबो, इसका वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है वो इंडिया डेवलप कर रहा है, याद करिए। ठीक है, और कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह डेवलप किया जा रहा है चाइना की फंडिंग के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीलंका के जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इनको मैप पे दिखाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है इसके सबसे नॉर्दर्न पे आपको कंके संतुराई देखने को मिलेगा। फिर अगर आप इस तरह से नीचे आते हैं तो त्रिंकोमाली, फिर बट्टी कालो या बट्टी कैलोआ, कैसे भी याद रखें आप इसको। फिर हम्बनतोता आता है, फिर मतारा, फिर गल्ले, और फिर उसके बाद आपका कोलंबो पोर्ट आता है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। श्रीलंका के पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ से भी ढेर सारा वर्ल्ड ट्रेड जा रहा है और यहाँ से भी ढेर सारा वर्ल्ड ट्रेड जा रहा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो श्रीलंका के अराउंड ये जो दो आपके रूट हैं, इन रूट पे दुनिया का 66% ऑयल ट्रेड हमें देखने को मिलता है।
वर्ल्ड का जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है 66% इन दो रूट से होके जाता है। ठीक है, अगर मैं कंटेनर ट्रांसपोर्ट की बात करूं, जो भी गुड्स जाते हैं वो कंटेनर में भर के जाते हैं, कंटेनर ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो 50% ऑफ वर्ल्ड्स कंटेनर ट्रांसपोर्ट गोज थ्रू दीज टू रूट्स। ठीक है, तो इसीलिए श्रीलंका के पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर न्यूज़ की बात की जाए तो न्यूज़ के अंदर ये इसलिए था क्योंकि इंडिया और श्रीलंका 2023 के अंदर इनके 75 साल पूरे हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। ठीक है, 75th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की है। माइलस्टोन्स की अगर बात की जाए या फिर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात की जाए तो 1987 का इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड, इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड, जिस अकॉर्ड के अंदर इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में भेजा था। दिस फोर्स वाज विड्रॉन इन 1990। ठीक है, पूरी इसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ 1987। ठीक है, फिर उसके बाद 1998 के अंदर इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ था जिससे ट्रेड इंक्रीज हुआ। आज की डेट में सिचुएशन ये है कि श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है आज की डेट में, चाइना नहीं, इंडिया। श्रीलंका का जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो इंडिया के साथ होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इंडिया ट्रेड सरप्लस में, यानी कि इंडिया ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका के अंदर और श्रीलंका से कम सामान वो इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एफडीआई की अगर बात की जाए तो इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू एफडीआई इन श्रीलंका। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा नहीं है लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट है। ठीक है, इंडिया भी है और चाइना भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है एफडीआई को लेके। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो आप याद रखेंगे। त्रिंकोमाली पोर्ट पे एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के भी प्रोजेक्ट्स त्रिंकोमाली पोर्ट के आसपास करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का। अच्छा, एक इसमें इंडो श्रीलंका अकॉर्ड के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। इंडो श्रीलंका अकॉर्ड जब साइन हुआ था 1987 के अंदर, तो इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी 1990 में। इसके साथ साथ श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात की गई थी कि 13th अमेंडमेंट को ऐड किया जाएगा। इस 13th अमेंडमेंट से श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा जाएगा कि श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी, ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अगर 13th अमेंडमेंट की बात आ जाए तो वो इंडिया श्रीलंका के रिलेशन से जुड़ी हुई है। नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन को श्रीलंका के ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने की इसमें बात कही गई थी। ठीक है, अभी क्या हुआ है, रीसेंट टाइम्स के अंदर इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसमें हम अपने डिजिटल पेमेंट जो कि यूपीआई के थ्रू होती हैं इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे श्रीलंका के अंदर। इसके साथ साथ इंडियन रुपी के अंदर भी अब ट्रेड होना चालू हो रहा है। ठीक है, हम इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं। हम डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस है कि जब भी ट्रेड होगा हमें डॉलर में पेमेंट करनी होगी, हम उस डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहते हैं और रुपी को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं। उसी की तरफ एक स्टेप है कि श्रीलंका के साथ इंडिया का ट्रेड अब रुपी के अंदर भी सेटल किया जा सकता है। त्रिंकोमाली पोर्ट पे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहा है। फेरी सर्विस ऑलरेडी बता चुका हूँ, नागपट्टिनम से कंके संतुराई तक। ठीक है, ये आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, एफडीआई भी हम देख चुके हैं। अच्छा, ये कनेक्टिविटी में नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन स्काई एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, ओपन स्काई एग्रीमेंट्स बायलेटरल एग्रीमेंट होते हैं जिसमें दो देश आपस में एग्री करते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में इंटरनेशनल फ्लाइट्स किस तरह से काम करेंगी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स किस तरह से काम करेंगी। हर देश के साथ एक अलग तरीके का एग्रीमेंट होता है। जैसे कि इंडिया के 6 एयरपोर्ट हैं, इन 6 एयरपोर्ट पे श्रीलंका से अनलिमिटेड फ्लाइट्स को अलाउ किया गया। ठीक है, तो अलग अलग तरह के एग्रीमेंट होते हैं, बस ओपन स्काई है। एयर बबल अरेंजमेंट क्या है, जब कोविड आया था तो उस टाइम पर इंटरनेशनल ट्रैवल पूरी तरह से बंद हो गया था। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रैवल ओपन होने लगा तो उसके अंदर सिर्फ कुछ एलिजिबल पैसेंजर्स को ही अलाउ किया जाता था एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा चेक्स रखे जाते थे ताकि जो आपका कोविड वायरस था वो ज़्यादा स्प्रेड ना करे। ठीक है, तो उसके लिए एक एयर बबल बनाया जाता था जिस बबल में अच्छे से उनको रखा जाता था, पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे जाते थे और सिर्फ एलिजिबल लोगों को ही ट्रैवल करने के लिए बोला जाता था। लेकिन अब तो ये किसी उसका नहीं रहा है। ठीक है, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड ऑलरेडी बता चुका हूँ 1987 के अंदर साइन हुआ था। ठीक है, इसके अंदर 13th अमेंडमेंट की बात कही गई जिसमें प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई जाएंगी नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन के लिए, ताकि प्रोविंशियल काउंसिल को ऑटोनॉमी दी जा सके और एक तरह की पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हो ताकि नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सके। ठीक है, कैपिटल की अगर बात की जाए तो श्रीलंका की 2 कैपिटल्स हैं। ठीक है, श्रीलंका की एक नहीं बल्कि 2 कैपिटल हैं। एक है उसकी श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे के अंदर श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल स्टैब्लिश की गई है। कोलंबो के अंदर श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल हमें देखने को मिलती है। ठीक है,
हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, श्रीलंका के अंदर एक मॉन्क थे एक राजा थे जिनका नाम था देवनम पियतिस, और इनकी रिक्वेस्ट पे इन दोनों को भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर मालदीव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो इसकी इंपॉर्टेंस वही सेम जो इंडियन ओशन की रीजन के अंदर की इंपॉर्टेंस है, वही सारी की सारी मालदीव्स की इंपॉर्टेंस हो गई। इसकी जो लोकेशन है वो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे लाई करती है। ठीक है, प्लस चाइना इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए मालदीव्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मालदीव्स के अंदर एक इशू ये हुआ कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने एक पिच दी थी कि वो इंडिया को मालदीव से आउट करना चाहते हैं, यानी कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना के क्लोज होते जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर था। तो अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन या टॉपिक बन जाता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है इसमें। प्रीलिम्स के हिसाब से आपको सबसे पहले मैं दो मेजर चीज़ें बताता हूँ इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन की। पहला है मालदीव्स का ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर हम मालदीव्स की कैपिटल माले को कनेक्ट करना चाहते हैं मालदीव्स के 3 आइलैंड्स के साथ। 3 आइलैंड्स कौन से हैं? एक है आपका विलिंगली, दूसरा आइलैंड है आपका गुलहीफल्हू GULHIFALHU गुलहीफल्हू, और तीसरा आइलैंड है थिलाफुशी। ठीक है, तो इसके अंदर माले से हम एक 6.74 किलोमीटर का ब्रिज और कॉजवे बनाना चाहते हैं। ये जो ब्रिज और कॉजवे बनाया जाएगा ये मालदीव्स की कैपिटल को कनेक्ट कर देगा इन 3 आइलैंड से। इन 3 आइलैंड के बीच में अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो लोगों की मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाएगी। मालदीव्स की 40% जो पॉपुलेशन है वो मालदीव्स की कैपिटल माले के अंदर ही रहती है, तो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया, ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इसमें इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने मालदीव्स को $100 मिलियन की ग्रांट प्रोवाइड की है। ग्रांट यानी कि जो पैसा लगेगा उस पैसे को, ये लोन नहीं है, ये ग्रांट है। ठीक है, इसके साथ साथ $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी इंडिया ने प्रोवाइड की है मालदीव्स को। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है जिसमें इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट जो आप याद रखेंगे वो ये कि इंडिया मालदीव्स की मदद करा रहा है एक कोस्ट गार्ड बेस बनाने में। एक कोस्ट गार्ड बेस बनाने में इंडिया मालदीव्स की मदद कर रहा है। ये जो कोस्ट गार्ड बेस है ये बनाया जाएगा मालदीव्स के उथुरू थिला फल्हू में। उथुरू थिला फल्हू के अंदर। ये जो उथुरू थिला फल्हू है ये एक अटोल है विच इज़ नियर माले के पास ही आपको ये एक अटोल देखने को मिलता है जहाँ पे एक कोस्ट गार्ड का बेस बनाने में इंडिया मदद कर रहा है। इसके साथ साथ इंडिया और मालदीव्स की कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एकुवरन, दोस्ती और एकता। ठीक है, तो ये 3 आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती हैं। ठीक है, अच्छा, और आप याद रख सकते हैं इसके अंदर 1988 के अंदर इंडिया ने मालदीव्स की मदद की थी। मालदीव्स के अंदर एक कू होने वाला था, उस कू को प्रिवेंट करने में इंडिया ने मदद की थी और वो मदद की गई थी ऑपरेशन कैक्टस के अंदर। और 2014 के अंदर मालदीव्स के अंदर वाटर क्राइसिस हुआ था, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं था, तो इंडिया ने ऑपरेशन नीर के थ्रू मालदीव्स तक ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने का काम किया था। ठीक है, तो ये मेजर 3 चीज़ें हैं जो कि आपको इसके अंदर याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और फैक्चुअल चीज़ें जिनको हम देख लेते हैं लेकिन ये चीज़ें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, विलिंगली, गुलहीफल्हू और थिलाफुशी, इनको कनेक्ट किया जा रहा है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के थ्रू एंड इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। फिर उसके बाद उथुरू थिलाफल्हू अटोल पे न्यू कोस्ट गार्ड बेस बनाया जा रहा है जो कि माले के पास है, और आपको ये डिफेंस एक्सरसाइजेज एंड ऑपरेशंस याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ से आ जाइए। ट्रेड की अगर बात की जाए तो मालदीव्स के लिए इंडिया 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मालदीव्स के लिए इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नहीं बल्कि 3rd नंबर पे आता है और इंडिया ट्रेड सरप्लस देखता है। इसके साथ साथ इंडिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मालदीव्स बिकॉज अ लॉट ऑफ टूरिस्ट गो टू मालदीव्स। ठीक है, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, मालदीव्स को
मालदीव्स की जो आपकी डिफेंस यूनिट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम भी इंडिया करता है। मालदीव्स की 70% डिफेंस ट्रेनिंग इंडिया प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इंडिया न्यू कोस्ट गार्ड बेस बना रहा है उथुरु थिलाफल्लू के अंदर, जो कि माले के पास में है। ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यहाँ पे सिर्फ इक्विवेलेंट लिखी हुई है, यहाँ पे आप दोस्ती और एकता भी लिख लीजिए। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज भी मालदीव्स के साथ ही होती हैं। ठीक है, अच्छा, इंडिया ने एकता हार्बर की भी फाउंडेशन स्टोन को लेकर दिया, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया क्या कर रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी इंडिया मदद कर रहा है। बेसिकली इंडिया मदद करता है एजुकेशन के अंदर, प्लस में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एक इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो मालदीव्स के अंदर ये टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ इंडिया एक हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर भी ग्रांट प्रोवाइड करता है मालदीव्स को। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इस प्रोग्राम के अंदर भी इंडिया और मालदीव्स पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनर्स की तरह काम कर रहे हैं। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बता चुका हूँ। 3 आइलैंड्स याद रखने हैं, विलिंगली, गुलाफलू और थिलाफुशी। ठीक है, और एक ये याद रख सकते हैं कि मालदीव्स के अंदर टूरिज्म के लिए वीज़ा फ्री एंट्री मालदीव्स ने अलाउ की थी। ठीक है, चाहे आप टूरिज्म के लिए जाओ, मेडिकल के लिए या बिजनेस पर्पज़ के लिए जाओ, आपको मालदीव जाने के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आई डोंट थिंक कि और भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। हाँ, ज्योग्राफी में आप ये देख सकते हैं कि ये इंडिया है, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलेंगे और लक्षद्वीप के नीचे ही आपको मालदीव्स देखने को मिलेगा। मालदीव्स और लक्षद्वीप को जो लाइन सेपरेट करती है उस लाइन को कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मालदीव्स और लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल डिवाइड करेगा। ठीक है, ये लिखा 8 डिग्री चैनल। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब मलेशिया की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, मलेशिया, या फिर अगर मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात करूं तो 3 देश हैं हमारे, थाईलैंड, मतलब मेजरली 3 देशों की भी मैं बात कर रहा हूं। थाईलैंड के नीचे ही आपको मलेशिया देखने को मिलता है। मलेशिया 2 टुकड़ों में डिवाइडेड है, प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर हमने देखा था। ठीक है, मलेशिया के एक टुकड़े की टिप पे सिंगापुर देखने को मिलता है और दूसरे टुकड़े की टिप पे हमें ब्रूनई देखने को मिलता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ये जो 3 देश हैं, ये 3 देश इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इंडिया पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। ठीक है, ये पाम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर। अभी इन दोनों के रिलेशंस न्यूज़ में क्यों आए थे, क्योंकि इंडिया और मालदीव्स ने अपने मालदीव्स कह रहा हूँ, मलेशिया, इंडिया और मलेशिया ने अपने ट्रेड को सेटल करने के लिए रुपी को भी एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि अब आप डॉलर यूरो से तो आप ट्रेड करते ही करते हो, आप रुपी की पेमेंट के थ्रू भी, मतलब रुपी से पेमेंट करके भी आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं मलेशिया के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर था। डिफेंस एक्सरसाइज की बात की जाए तो मलेशिया के साथ हम हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज करते हैं। हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज इनके साथ की जाती है। ठीक है, मैप ऑलरेडी कवर्ड है। इंडिया फिलीपींस की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी, सेपा। ट्रेड को ही बूस्ट करने के लिए इंडिया और मालदीव्स आपस में 2010 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सेका। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, कस्टम्स यूनियन बनती है, सेका, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब आप इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर फोकस रख रहे हैं। बस इतना याद रख लीजिए कि मलेशिया के साथ इंडिया का सेका साइन हुआ है। ठीक है, इंडिया फिलीपींस की बात करते हैं। इंडिया और फिलीपींस के बीच में अभी 5th मीटिंग हुई थी जॉइंट कमीशन ऑन बायलेटरल कोऑपरेशन के ऊपर। अब ये जो जॉइंट कमीशन ऑन बायलेटरल कोऑपरेशन है, इस जॉइंट कमीशन को इसलिए बनाया गया था ताकि इंडिया और फिलीपींस के डिफेंस पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये भी आपके साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ही लाई करता है, वहाँ पे हम डिफेंस पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। एक हमने ऊपर कवर किया था कि बांग्लादेश को हम LCA तेजस, बांग्लादेश जो है वो इंडिया से LCA तेजस लेना चाहता है। ठीक है, अगर फिलीपींस की बात की जाए तो फिलीपींस, एक तो जॉइंट कमीशन बनाई गई है डिफेंस रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए, इसके साथ साथ फिलीपींस जो है 2022 में इंडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है जिसमें इंडिया फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करेगा। ठीक है, तो बस यही न्यूज़ के अंदर था, नॉट मेजर। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो
जो आपके फिलीपींस के अंदर एक लोकल लैंग्वेज बोली जाती है जिसका नाम है टागालॉग। इस टागालॉग लैंग्वेज के अंदर ढेर सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका रूट हमें संस्कृत लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली दिखाता है कि एंशियंट टाइम से इंडिया और फिलीपींस के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशंस रहे होंगे, उसी वजह से संस्कृत ओरिजिन के वर्ड्स उनके लोकल लैंग्वेज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ पल्लवा स्क्रिप्ट के कवि में हमें लिखे हुए कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, लगुना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। लगुना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फिलीपींस के अंदर मिले हुए हैं और ये पल्लवा स्क्रिप्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस में लिखे हुए हैं? ये कवि के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो रामायण, अच्छा ये चीज़ आप याद रखेंगे, रामायण और महाभारत ये जो दो एपिक हैं ये सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं है, ये आपको साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी बहुत सारे देशों के अंदर देखने को मिलेगा। रामायण का ही एक वर्जन हमें फिलीपींस के अंदर देखने को मिलता है जिसको महारादिया लवना के नाम से जानते हैं, महारादिया लवना। ठीक है, ये हिस्टोरिकल या फिर कल्चरल लिंक्स में आप याद रखेंगे फिलीपींस का। ठीक है, लोकेशन आपको पता ही है फिलीपींस की, मैप के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन के ऊपर, वो है इंडिया और सऊदी अरेबिया का रिलेशन। बेसिकली अब हम इंडिया के रिलेशन देख रहे हैं वेस्ट एशिया के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ, और दूसरा हम देखेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। नोट्स देखने से पहले थोड़ा सा इसको हम लिख के याद करने के लिए मैं आपको कुछ कहानी बता देता हूँ। देखिए 1947 के अंदर इंडिया और सऊदी के डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। 1947 के अंदर ये आज़ादी मिली है और हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन सऊदी अरेबिया के साथ स्टैब्लिश कर लिए। ठीक है, फिर उसके बाद साल 2010 के अंदर सऊदी अरेबिया और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाने लग गया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाने लग गया, और इसके अंदर और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है साल 2019 के अंदर जब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाई जाती है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का काम क्या है? इसका काम है, एक हाई लेवल कमेटी है, एक हाई लेवल काउंसिल है ये, जो कि इंडिया और सऊदी जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को स्मूथली चलाने का काम करती है। ठीक है, 2010 के अंदर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए। अब इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्मूथली किस तरह से आगे लेके जाया जाए उसके लिए ये हाई लेवल काउंसिल बनाई गई। ये जो आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है ये 2 पिलर्स के ऊपर काम करती है। इसका पहला पिलर काम करता है सिक्योरिटी, सोशल और कल्चरल कोऑपरेशन के ऊपर। सिक्योरिटी, सोशल और कल्चरल कोऑपरेशन के ऊपर। इसका जो दूसरा पिलर है वो काम करता है इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए इश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए इश्यूज़। सऊदी अरेबिया की अभी तक जो इकॉनमी है वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट रही है, लेकिन सऊदी अरेबिया इनफैक्ट लगभग पूरा का पूरा जो आपका ये जीसीसी के मेंबर्स हैं वो अब ऑयल से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और वो दूसरे देशों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया या फिर ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं इनके पास ढेर सारा फंड है जिसको सोवरेन वेल्थ फंड कहा जाता है। ये जो सोवरेन वेल्थ फंड है ये इसको अलग अलग देशों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर की जो वेल्थ होती है वो अपनी वेल्थ को दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट करता है और वहाँ से वो रिटर्न लेके आना चाहता है। ये जो सोवरेन वेल्थ फंड होता है इसका मतलब ये है ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का नहीं, ये देश का फंड है और ये अपने सोवरेन वेल्थ फंड को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर रहा है और करना चाहता है। तो अगर इंडिया के साथ सऊदी के रिलेशन अच्छे रहेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी आ सकती है, और अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इंडिया की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाली है। सऊदी और इंडिया के रिलेशन हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे रहे हैं, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं बिकॉज ऑफ पैलेस्टीन, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सऊदी के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं और रिसेंट ईयर्स के अंदर ये रिलेशन और भी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर इंडिया की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया के लिए इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, यानी कि सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है। और अगर सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, इसके साथ जो ट्रेडिंग हो रही है इंडिया की सऊदी अरेबिया के साथ, यहाँ पे इंडिया ट्रेड सरप्लस में होगा या डेफिसिट में होगा? इंडिया ट्रेड डेफिसिट के अंदर चल रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया से इंडिया ढेर सारा ऑयल इंपोर्ट करता है। ठीक है, ढेर सारा ऑयल इंपोर्ट करता है तो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एक्सपोर्ट्स बाय इंडिया टू सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया के लिए इंडिया सऊदी अरेबिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया उसका 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और इंडिया ट्रेड डेफिसिट में हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ ह्यूज ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ठीक है, इनफैक्ट ऑयल इंपोर्ट्स के ही कुछ फैक्ट अगर आप देखना चाहें तो इंडिया के पास जितना भी क्रूड आता है
थर्ड लार्जेस्ट क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट सऊदी अरेबिया से आते हैं। ठीक है, क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट थर्ड लार्जेस्ट हम सऊदी अरेबिया से लेके आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के अंदर ढेर सारे इंडियंस माइग्रेट करके वहाँ पे काम करते हैं। लगभग 2.4 मिलियन इंडियन एक्सपेट्रिएट्स सऊदी अरेबिया के अंदर आज की डेट में काम कर रहे हैं। ठीक है, और सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर आपको पता है कि इस्लाम भी एक बहुत बड़ा रिलीजन है इंडिया के अंदर। तो इस्लाम की 2 होली साइट्स सऊदी अरेबिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। एक का नाम है मक्का, दूसरी का नाम है मदीना। मक्का और मदीना आपके सऊदी अरेबिया के अंदर होली साइट है, जहाँ पे हज पिलग्रिमेज के लिए लोग जाते हैं। हज पिलग्रिमेज के लिए जाएंगे और उम्रा के लिए भी जाते हैं, उम्रा। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक फैक्ट और जो आपके इस नोट्स के अंदर दे रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सऊदी अरेबिया के अंदर वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड एरिया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड एरिया ऑन अरेबियन पेनिनसुला, यानी कि अरेबियन पेनिनसुला में जो सबसे बड़ा सैंड एरिया है वो सऊदी अरेबिया के अंदर लाई करता है और उसका नाम है रब अल खली। ठीक है, रब अल खली। और कौन सी फैक्ट यहाँ पे याद रखी जा सकती है? एक, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में क्या कोई जॉइंट एक्सरसाइज होती है? बिल्कुल होती है, उसका नाम है अल मोहिद अल हिंदी। ये एक ही एक्सरसाइज का पूरा नाम है, अल मोहिद अल हिंदी। ठीक है, इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और सऊदी क्राउन प्रिंस, इन दोनों ने इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की फर्स्ट समिट को अभी को चेयर किया था। ठीक है, ये जो आपकी काउंसिल बनाई गई है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, ये 2019 के अंदर बनाई गई थी और सऊदी अरेबिया के और भी देशों के साथ ये इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल देखने को मिलती है। कौन कौन से देश हैं? यूके, फ्रांस, इंटरेस्टिंगली चाइना के साथ भी सऊदी अरेबिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है और फोर्थ हो गया आपका इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली एक हाई लेवल काउंसिल है जो कि इंडो सऊदी रिलेशन को स्टीयर करने का काम करेगा। 2 मेन पिलर्स पे काम कर रहा है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, और दूसरा आपका इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट में सॉवरेन वेल्थ फंड, ये आपको याद रखना है, सॉवरेन वेल्थ फंड। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, जो बताया बस वही लिखा हुआ है। ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इंडिया और सऊदी अरेबिया साथ में काम कर रहे हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर भी ये दोनों के दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला का 4/5 एरिया यानी कि 80% ऑफ अरेबियन पेनिनसुला इज ऑक्यूपाइड बाय सऊदी अरेबिया। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला में सबसे ज़्यादा एरिया इसी ने ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड एरिया अरेबियन पेनिनसुला के अंदर हमें देखने को मिलता है, उसका नाम है रब अल खली, जिसको एम्प्टी क्वार्टर भी कहते हैं, और ये भी सऊदी अरेबिया के अंदर है। इस्लाम की होली साइट मक्का मदीना, वो भी आपके सऊदी अरेबिया के अंदर ही लाई करती है। ठीक है, एक बार इसके नेबर्स आप देखेंगे, वैसे इसको आप अलग से मैप पे भी देखेंगे, और हम जब बाद में दोबारा से एक बारी मैप रिवाइज करेंगे तब भी हम इसको कवर करेंगे क्लास में। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इंडिया और यूएई। देखिए, इनको मैं थोड़ा सा फास्ट पेस पे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो रटने की चीज़ है उस पर मैं जोर दे रहा हूँ, और जो चीज़ सिर्फ ऐसी है कि बस लिखी हुई है, आने के चांसेस कम है, उन्हें मैं सिर्फ रीड आउट करता जा रहा हूँ, आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मैंने फोकस किया है वो आपको रटना है अच्छे से। ठीक है, स्पेशली जो मैं लिख लिख के आपको बता रहा हूँ। चलिए अब इंडिया और यूएई की बात करते हैं। इंडिया और यूएई के बीच में पिछले साल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा साइन किया गया था 2022 के अंदर। इस सेपा को 1 साल पूरा हो गया है 2023 के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया और यूएई ने 2023 के अंदर एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को भी साइन किया। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएई के साथ सेपा और दूसरा बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। नाम से ही आप समझ जाएंगे सेपा किस लिए, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ वुड बिकम ईजियर आफ्टर द साइनिंग ऑफ सेपा। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड किस लिए होता है, दोनों देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के देश में की जाए। अच्छा, और एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया और यूएई के बीच में ये पहली बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है? नहीं, इससे पहले भी इंडिया और यूएई के बीच में एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन ट्रीटी चल रही थी। ठीक है, इन बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन ट्रीटी, ये ट्रीटी साल 2024 में ख़त्म हो जाएगी। तो साल 2024 के बाद आपकी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो काम करती रहेगी। ठीक है, सेपा की अगर बात की जाए तो इंडिया ने 3 देशों के साथ सेपा को साइन किया हुआ है। 3 देश कौन कौन से हैं? जापान, साउथ कोरिया एंड यूएई।
इंडिया और यूएई एक साथ I2U2 के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई, जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यूएई के साथ कोऑपरेशन बहुत अच्छे हैं। अब सवाल आता है, अभी हमने सऊदी के बारे में पढ़ा, सऊदी की हमने पढ़ा कि सऊदी, इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएई की अगर बात की जाए तो यूएई इंडिया के लिए 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। भले ही छोटा है सऊदी अरेबिया से, लेकिन इंडिया के लिए यूएई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़, सऊदी अरेबिया के अंदर समवेयर अराउंड 2.4 मिलियन इंडियन एक्सपेक्ट्रिएट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इंडिया का लार्जेस्ट वो देखा जाए कि सबसे ज़्यादा इंडियंस गल्फ में किस देश में जाते हैं, तो वो यूएई के अंदर जाते हैं, लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यूएई के अंदर ये जो लोग रहते हैं, यहाँ से हमें रेमिटांसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, रेमिटेंसेस। ठीक है, और एक और कोऑपरेशन आप देखेंगे, अभी हम उसको आगे देखते हैं, नाइफ 1। नाइफ 1 इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में स्पेस कोऑपरेशन का प्राइम एग्जांपल है, नाइफ 1। ठीक है, चलिए अब देखते चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। इंडिया यूएई का सेपा 2022 से फोर्स में आ चुका है, इसको 1 साल पूरा हो चुका है। जो ट्रेडिशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ट्रेड के ऊपर फोकस करते हैं। सेपा एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपके गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे इकोनॉमी के अंदर, जब हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह भी देखने वाले हैं। ठीक है, और सेपा को ही स्मूथली रन करने के लिए काउंसिल भी बनाई गई है, जिस काउंसिल का नाम है इंडिया यूएई सेपा काउंसिल। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने सेपा जापान और साउथ कोरिया के साथ भी साइन किया हुआ है। तो 3 देशों के साथ इंडिया का सेपा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली एक दूसरे के देश में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए ये ट्रीटी की गई है, ताकि एक दूसरे के देश के अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा सके। इससे पहले जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी उसका नाम था बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, जो कि सितंबर 2024 में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है एक दूसरे के देश में, इस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, और इसके साथ नाइफ 1 ये स्पेस कॉर्पोरेशन का एग्जांपल है, जिसके अंदर इसरो ने यूएई की पहली नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ये आपको याद रखना है, नाइफ 1। I2U2 ग्रुप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंडिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा यूएई के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, इंडिया और यूएई, अगर मैं सऊदी की बात करूं, सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हो रही थी? अल मुहिद, अल हिंद एक्सरसाइज हो रही थी सऊदी अरेबिया के साथ। अगर हम बात करें यूएई के साथ, तो यूएई के साथ इंडिया की डेजर्ट ईगल एक्सरसाइज होती है। डेजर्ट ईगल एक्सरसाइज यूएई के साथ इंडिया करता है। ठीक है, ये लिखी हुई। देखिए, यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया की 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएई है। ठीक है, 2nd लार्जेस्ट इंडिया के जो एक्सपोर्ट जाते हैं वो यूएई के अंदर जाते हैं। अच्छा, और हमने वो देख लिया ना, I2U2 तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं। तो जैसे I2U2 है, वैसे ही एक और पार्टनरशिप बनी हुई है, मैरीटाइम पार्टनरशिप, जिसके अंदर इंडिया और यूएई दोनों के दोनों मेंबर थे, लेकिन यूएई अब उससे विड्रॉ कर चुका है। ये जो मैरीटाइम पार्टनरशिप है, इसका नाम है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का मकसद है कि जो आपके ओशन वाला रीजन है, जो इंडियन ओशन है, वहाँ पे किसी भी तरह की पायरेसी ना हो पाए, नारकोटिक्स को काउंटर किया जा सके। जो फोर्सेस ओशंस के अंदर काम कर रही हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, लेकिन यूएई ने इससे विड्रॉ कर लिया है सीएमएफ से। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं कि सीएमएफ का हेडक्वार्टर बहरीन के अंदर है, बहरीन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, और इसको, ये जो आपकी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है, इस फोर्स को हेड करता है यूएस नेवी का वाइस एडमिरल इसको हेड करेंगे। ठीक है, अच्छा, और सऊदी अरेबिया के अंदर हमने क्या देखा था? दुनिया का लार्जेस्ट सैंड एरिया देखा था, दुनिया का लार्जेस्ट सैंड एरिया, जिसका नाम था रबल खाली। ठीक है, तो दुनिया का लार्जेस्ट सैंड एरिया अरेबियन पेनिनसुला में देखने को मिलता है, जो कि सऊदी अरेबिया के रबल खली में है। अगर सैंड ड्यून की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा सैंड ड्यून यूएई में देखने को मिलता है, जिसको अरादा कहा जाता है, अरादा। ठीक है, इसको अरादा कहेंगे। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री के ऊपर, जो कि है यूएस। इंडिया और यूएस आज की डेट में
इकॉनमी से जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर कोऑपरेट कर रही है। लेकिन इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशन आज की डेट में बहुत तेज़ी से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया और यूएस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर भी। टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन देखने को मिलता है। कोविड के टाइम पर हमें एक सिचुएशन देखने को मिली थी जब चाइना ने ढेर सारी चीज़ों की सप्लाई को रोकने की कोशिश कर दी थी। तो ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भी इंडिया और यूएस बहुत तेज़ी से कोऑपरेट करते हुए दिखाई देते हैं। और यूएस आज की डेट में ऐसे दोस्तों को ढूंढ रहा है जिन दोस्तों के यहाँ पे ये क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन को प्रमोट कर सके। क्योंकि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इन क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर चाइना का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। इनफैक्ट लगभग देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई कर रहा है वो चाइना ही करता है। तो अगर कल को चाइना ने ये क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई करने बंद कर दिए तो ढेर सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। तो यूएस कहता है कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों को ढूंढूं, अपने दोस्तों को सपोर्ट करूं और मेरे अपने दोस्तों से कहूं कि तुम अपने यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करो, ताकि यूएस की क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर इंडिया और यूएस बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट की फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है, ट्रेड की बात करें तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि इंडिया और यूएस के बीच में एक इंटर एजेंसी लेड स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग को लॉन्च कर दिया गया है। स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग, नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए डायलॉग किया जाएगा। ठीक है, ये इंटर एजेंसी डायलॉग स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, यूएस इंडिया के लिए एक एक्सपोर्ट हब है, यानी कि इंडिया का जो सामान है वो यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है और इंडिया का ट्रेड सरप्लस हमें यूएस के साथ देखने को मिलेगा। यानी कि इंडिया का ज़्यादा सामान यूएस के अंदर एक्सपोर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया इम्पोर्टिंग फ्रॉम यूएस। ठीक है, टोटल ट्रेड की अगर बात की जाए तो समवेयर अराउंड 120 या फिर 130 बिलियन डॉलर्स का हमें ट्रेड देखने को मिलता है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ठीक है, तो ट्रेड का ही हो गया। अच्छा, अब डिफेंस की बात करते हैं। अगर डिफेंस की बात की जाए तो इंडिया ढेर सारे देशों के ऊपर डिफेंस नीड्स के लिए डिपेंडेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिया रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया का जो भी डिफेंस इंपोर्ट होता है उसका 45% रशिया से आता है। दूसरे नंबर पे फ्रांस है, इंडिया का 29% डिफेंस इंपोर्ट फ्रांस से होता है। और तीसरे नंबर पे यूएस आता है, यूएस से 11% इंडिया का इंपोर्ट होता है। ये जो कॉपरेशन है, ये कॉपरेशन हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है आज की डेट में। ठीक है, मल्टीपल एक्सरसाइजेज होती हैं, मल्टीपल जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास हो गया। ठीक है, जो कि इंडिया और यूएस दोनों साथ में करते हैं। और वज्र प्रहार, ठीक है, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया। ठीक है, ये इंडिया और यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हमें देखने को मिलेंगी। इंडिया और यूएस के डिफेंस कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसका नाम है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसको हम ICET के नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं। ये जो ICET है ये 2023 के अंदर सेटअप किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक टेक्निकल पार्टनरशिप। ठीक है, दोनों देशों के अंदर ढेर सारी कंपनीज हैं, ढेर सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। ये कंपनीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में पार्टनरशिप को इंक्रीज किया जाएगा ताकि डिफेंस और जो आपके एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके ऊपर और काम किया जा सके। ठीक है, अब इसी ICET इनिशिएटिव को ही सपोर्ट करने के लिए एक और टर्म आप याद रखेंगे और वो टर्म है इनोवेशन हैंडशेक इनिशिएटिव। इनोवेशन हैंडशेक इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के अंदर दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को कनेक्ट करने की बात कही जा रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को कनेक्ट किया जाएगा और ये जो स्टार्टअप्स हैं ये सपोर्ट करेंगे इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को। ठीक है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी।
तो इनोवेशन हैंडशेक इनिशिएटिव किस लिए है? ये स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को कनेक्ट करेगा बिटवीन द टू कंट्रीज, जो कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। आईसीटी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2023 में लॉन्च हुआ, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, स्ट्रेटेजिक टेक्निकल पार्टनरशिप है, ठीक है, ये डिफेंस का आप याद रखेंगे। अब हम आ जाते हैं सप्लाई चेन से जुड़े हुए इश्यूज को रिजॉल्व कैसे किया जा रहा है। सप्लाई चेन, सबसे पहला, इंडिया और यूएस ये दोनों के दोनों ने एक एमओयू साइन किया है जिसके अंदर ये पार्टनरशिप करेंगे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन के लिए। सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन और इनोवेशन के लिए एक पार्टनरशिप करने का एमओयू साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। दूसरा, यूएस ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप स्टार्ट की थी। इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को यूएस लीड कर रहा है और इसके अंदर मल्टीपल नेशंस हैं, जिसके अंदर 13th नेशन जो कि अभी लेटेस्ट नेशन ऐड हुआ है वो है आपका इंडिया। तो इंडिया ने यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को भी ज्वाइन कर लिया है। अब इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो भी मैंने आपको समझाया था कि ढेर सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। इन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को ग्लोबली सिक्योर करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं देशों के अंदर, उनको एनकरेज किया जाएगा कि ये कंपनीज क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने में इन्वेस्ट करें, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में इन्वेस्ट करें, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ इंडिया और यूएस टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो एक आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी पता होगी, क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो यूएस और इंडिया के बीच में क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। ये बेसिकली क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाली है, ठीक है। दूसरा इंडिया की तरफ से भारत 6G और यूएस की तरफ से यूएस नेक्स्ट जी अलायंस, ये दोनों के दोनों मिलके ओपन रेडियो एक्सेस को लॉन्च कर रहे हैं, ओपन रेडियो एक्सेस को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके एक पब्लिक प्राइवेट जॉइंट टास्क फोर्स बनाई है फॉर एस्टेब्लिशिंग ओपन रेडियो नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ठीक है, 2 बार एक्सेस हो गया, यहाँ पे नेटवर्क आएगा, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाने के लिए। ये ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या होता है? देखो, 2 चीज़ें होती हैं। एक है आपका, ये आपके हाथ के अंदर कोई मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, मोबाइल डिवाइस या फिर किसी और तरह का डिवाइस है जो कि किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। तो एक तरफ तो आपको ये डिवाइसेस देखने को मिलते हैं, दूसरी तरफ आपको कंपनी के नेटवर्क देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके एंटीनास हो गए, ठीक है, ये कंपनी का नेटवर्क हो गया। अब ये नेटवर्क अपने आप में एक हार्डवेयर है और जो डिवाइसेस है वो भी एक हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके डिवाइसेस को कनेक्शन प्रोवाइड कराता है विद द नेटवर्क, चाहे वो आपके एंटीना हो, ट्रांसमीटर हो, ट्रांसपॉन्डर हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये सॉफ्टवेयर रेडियो लिंक प्रोवाइड करते हैं आपके डिवाइस को, ताकि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके और आपके डिवाइस को सेलुलर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी एटसेट्रा जैसी चीज़ें मिल पाए। अब इससे पहले जो आपका रेडियो एक्सेस नेटवर्क होता था, उसको कहा जाता था ट्रेडिशनल रैन। ट्रेडिशनल नहीं कहते थे, सिर्फ रैन कह देते थे, लेकिन अब इसको ट्रेडिशनल रैन कहा जा रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल रैन के साथ कुछ शॉर्टकमिंग थी। ट्रेडिशनल रैन में क्या होता था, एक ही वेंडर होता था और यही वेंडर आपको हार्डवेयर भी प्रोवाइड करता था, सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता था। फॉर एग्जांपल, अगर आप नोकिया का फ़ोन खरीद रहे हैं तो नोकिया का ही हार्डवेयर होगा और नोकिया का ही सॉफ्टवेयर होगा। सिमिलरली अगर आप सैमसंग का खरीद रहे हैं तो सैमसंग का हार्डवेयर होगा, सैमसंग का ही सॉफ्टवेयर होगा। ये आपका ट्रेडिशनल रेडियो एक्सेस नेटवर्क इस तरह से काम करता था। अब इसमें चैलेंज ये आने लगा कि पूरे दुनिया के अंदर कुछ कंपनीज थी जो कि अपनी पोजीशन को डोमिनेट करने लग गई, ठीक है, अपनी पोजीशन को डोमिनेट करने लग गई, जिसके अंदर सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है आपका नोकिया का, सैमसंग का, एरिक्सन का, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ चाइनीज़ कंपनी, जिससे आज की डेट में यूएस को, इंडिया जैसे देशों को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो चाइनीज़ कंपनी में सबसे बड़ा नाम आपका हुआवे, दूसरा ZTE।
तो जब हम ट्रेडिशनल रैन की बात करते हैं तो इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों सेम कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो इसके अंदर हुआवे और ZTE जैसी कंपनी, सैमसंग, एरिक्सन और नोकिया जैसी कंपनी डोमिनेट करने लग गई। अब एक नया कॉन्सेप्ट निकाला जा रहा है जिसके अंदर ये जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है ये ओपन रहेगा। रेडियो एक्सेस नेटवर्क का मतलब है, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क का मतलब है कि अब आप अलग अलग वेंडर्स को चूज कर सकते हो कि आपने हार्डवेयर किसी वेंडर से खरीद लिया और आप सॉफ्टवेयर किसी और वेंडर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ओपन रैन की वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और इंडिया और US दोनों देश अलग अलग भी और साथ में मिलके भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन और काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ जियो की बात करूं तो जियो खुद अपना एक ओपन रैन बनाने की कोशिश कर रहा है इन सेलेक्टेड एरियाज़। ठीक है, ताकि जियो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो रैन आपको पता होना चाहिए कि रैन क्या होता है। ये आपका पूरा का पूरा इंडिया और US का रिलेशन है। ठीक है, डिफेंस रिलेशन के अंदर कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं क्योंकि US कहता है कि अगर किसी भी देश को मेरे साथ डिफेंस रिलेशंस इंप्रूव करने हैं तो उसको ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन करने होने चाहिए। तो इंडिया ने उन फाउंडेशनल एग्रीमेंट को साइन कर लिया। इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। फिलहाल उससे पहले की चीज़ देख लीजिए कि आपके इन नोट्स के अंदर क्या क्या दे रखा है। लगभग सब हमने कवर कर लिया। ठीक है, जो भी मोटा मोटा पूछा जा सकता है। देखिए, इंडियन पीएम अभी US पे गए थे अपनी 3rd ऑफिशियल स्टेट विजिट पे। ये ऑफिशियल स्टेट विजिट है। देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि तीसरी ऑफिशियल स्टेट विजिट है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इंडिया के पीएम सिर्फ 3 बार US गए हैं। इंडिया के पीएम कई बार US जा चुके हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियल स्टेट विजिट होती है, ये ऑफिशियल स्टेट विजिट एक हायर लेवल की विजिट होती है जिसके अंदर दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स आपस में बात करते हैं। बहुत सारा ग्राउंड वर्क इस पर तैयार किया जाता है और उसके बाद ये विजिट होती है। तो इस तरह की ऑफिशियल स्टेट विजिट इंडिया की तरफ से केवल 3 हुई हैं। एक आपके 1969 के अंदर हुई थी, फिर 2009 के अंदर, और अब आपको 2023 में वो विजिट देखने को मिली है। ठीक है, अब इस ऑफिशियल स्टेट विजिट का आउटकम क्या क्या निकला है। पहला तो स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग के लिए एक इंटर एजेंसी लेड स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग को लॉन्च किया गया। ठीक है, सेमीकंडक्टर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन की बात की जाए तो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क आपको पूरा समझा दिया है। एक जॉइंट टास्क फोर्स बनी है, पब्लिक प्राइवेट जॉइंट टास्क फोर्स, जिसमें इंडिया की तरफ से भारत सिक्जी और US की तरफ से नेक्स्ट जी अलायंस साथ में मिलकर काम करेंगे ओपन रैन को डेवलप करने पे। टेक्नोलॉजी में ही क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया जा रहा है इंडिया और US के बीच में। ठीक है, फिर इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो कि 2023 के अंदर आया था ताकि इंडिया और US अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को मजबूत कर सके। इसके अंदर दोनों देशों की कंपनी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आपस में कोलैबोरेट करेंगी, कॉपरेट करेंगी ताकि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को मजबूत किया जा सके। ठीक है, ICET को ही सपोर्ट करने के लिए अब एक इनोवेशन हैंडशेक को लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव के अंदर दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप में आपको मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। MSP मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंदर 13 कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया आपका लेटेस्ट ज्वाइनी है। इस पार्टनरशिप के अंदर जो भी हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है, प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो इन्वेस्ट करें क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से MSP पार्टनर्स हैं एक बार आप इसके ऊपर नज़र मार सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए मुझे US जाना है, तो US जाने के लिए मुझे US से परमिशन लेनी होगी कि मैं US आ सकूँ, तो उसके लिए मुझे वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। आज की डेट में इतने सारे इंडियंस US जाते हैं कि वीज़ा की जो डिले है वो लगभग आपको 1 से 1.5 साल का देखने को मिलता है। यानी कि अगर मैं आज अप्लाई करूंगा US का वीज़ा लेने के लिए तो मुझे US का वीज़ा हो सकता है 1 या फिर 1.5 साल बाद का मिले। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया बार बार US से ये डिमांड कर रहा था कि आपको और कॉन्सुलेट्स ओपन करने की ज़रूरत है। तो US इंडिया के अंदर बेंगलुरु और अहमदाबाद के अंदर 2 कॉन्सुलेट ओपन कर रहा है। ठीक है, इंडिया भी आने वाले समय के अंदर US के अंदर अपने 2 और कॉन्सुलेट को ओपन करेगा। फिलहाल US कर चुका है। ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर मैं मिस कर गया, रीटैप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा आपका रीटैप इंडिया और US के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी को लेके एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी को लेके
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लेके एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है न्यू एंड एमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो बस ये याद रखना है, रीटैप किस लिए काम करेगा, न्यू एंड एमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए, ठीक है। और ये इंडिया और यूएस के बीच में बनाया गया है, ठीक है। ट्रेड रिलेशंस की बात की जाए तो यूएस इंडिया के लिए यूएस एक मेजर एक्सपोर्ट हब है, जहाँ पे इंडिया ढेर सारा सामान एक्सपोर्ट करता है और इंडिया ट्रेड सरप्लस में है यूएस के साथ, ठीक है। डिफेंस सप्लायर में यूएस इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है, ठीक है। ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज याद रखेंगे। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, रिमपैक, इन एक्सरसाइजेज के अंदर भी शामिल है। अच्छा, इंडिया और यूएस के बीच में कुछ मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं जिनके बारे में आपके नोट्स के अंदर नहीं दे रखा, तो ये थोड़ा सा आप लिखेंगे। अच्छा, डिफेंस एग्रीमेंट से पहले एक और फैक्ट देख लीजिए, यूएस के अंदर ढेर सारे देशों से माइग्रेंट्स आते हैं। सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स यूएस में मैक्सिको की तरफ से आते हैं और दूसरे नंबर पे इंडिया की तरफ से आते हैं, ठीक है। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट माइग्रेंट्स आपको यूएस के अंदर इंडियंस देखने को मिलेंगे। अब ज़रा हम ये जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, इन डिफेंस एग्रीमेंट्स को देख लेते हैं और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट को देखेंगे। तो इसके अंदर पहला देखिए, पहला लिखेंगे हम जसोमिया। जसोमिया होता है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ठीक है। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट इंडिया ने 2002 के अंदर साइन कर लिया था। इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों देशों की गवर्नमेंट ने, जब ये 2002 के अंदर साइन हुआ था, दोनों देशों की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे आपस में। मिलिट्री इंटेलिजेंस को शेयर करने की बात कही गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद 2019 में जसोमिया का एक और एक्सटेंशन भी इसके अंदर साइन की गई थी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स। इस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स साइन करने के बाद ये हो गया था कि दोनों देशों की जो प्राइवेट सेक्टर मिलिट्री के अंदर काम कर रही है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी से काम कर रही है, ये प्राइवेट सेक्टर भी आपस में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन इंडिया और यूएस के डिफेंस इंडस्ट्रीज आपस में शेयर कर सकती हैं अंडर जसोमिया, ठीक है। जसोमिया आपके 2002 में साइन हुआ था। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स आपस में मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक्सचेंज कर रही थी, लेकिन 2019 में जसोमिया की एक्सटेंशन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स साइन हुआ। उसके बाद से जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं दोनों देशों की, प्राइवेट सेक्टर है, वो भी क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, ठीक है। ये आपका जसोमिया हो गया। जो दूसरा एग्रीमेंट है उसका नाम है लेमोआ। लेमोआ की फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट इंडिया ने यूएस के साथ 2016 में साइन किया था। इस एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है, ये दोनों देशों को अलाउ करता है कि अगर इंडिया चाहे तो यूएस के कुछ मिलिट्री फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है, कि उनकी जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं उन मिलिट्री फैसिलिटी पे जाके अपने जो भी उसके शिप्स वगैरह हैं उनको रीफ्यूल कर सकता है, उनको रीप्लेनिश कर सकता है, ठीक है। रीप्लेनिश, सिर्फ रीफ्यूल और रीप्लेनिश करने की ही परमिशन मिली है, हम उसके किसी मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ रीफ्यूल और रीप्लेनिश के लिए। सिमिलरली यूएस अगर चाहे तो इंडिया के कुछ मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ कर सकता है अपनी रीफ्यूलिंग और रीप्लेनिशमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। तो जसोमिया, उसके अंदर इंटेलिजेंस की शेयरिंग हो रही है, उसी का ही एक्सटेंशन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स। फिर लेमोआ 2016 में साइन कर लिया गया। तीसरा है आपका कोमकासा। कोमकासा की फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये जो आपका कोमकासा है, ये इंडिया ने यूएस के साथ साल 2018 के अंदर साइन किया गया था। इसके अंदर बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है ये 10 सालों के लिए वैलिड है, यानी कि 2018 से लेके 2028 तक ये एग्रीमेंट उसके अंदर रहेगा, पावर के अंदर रहेगा, ठीक है, 10 सालों के लिए। ये एग्रीमेंट एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें जैसे मान लीजिए इंडिया ने यूएस से कुछ लेट्स से कोई शिप ले रखा है प्लेन ले रखा है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ढेर सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि ये यूएस में बना है, तो ये इंस्ट्रूमेंट तभी सही से काम कर पाएंगे जब इसको यूएस की तरफ से कुछ सेंसिटिव
कम्युनिकेशन मिलेगी, सेंसिटिव कम्युनिकेशन मिलेगी, ठीक है। अब जब इंडिया ने 2018 से पहले ये कोमकासा को साइन नहीं किया हुआ था, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट थे ये बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं थे, ठीक है। ये सिर्फ लगे हुए थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे। 2018 में इंडिया ने कोमकासा एग्रीमेंट साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को साइन किया। ये एग्रीमेंट 10 सालों के लिए वैलिड है। ये एग्रीमेंट एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हाईली सेंसिटिव कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये जो हाईली सेंसिटिव कम्युनिकेशन है ये यूज़ की जा सकती है इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, और ये इंस्ट्रूमेंट भी पूरी तरह से ऑपरेशनल हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हम यूएस से कुछ टेक्नोलॉजी खरीदते हैं तो वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो, पूरी तरह से हम उसको ऑपरेट कर पा रहे हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कोमकासा हाईली सेंसिटिव कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट को ऑपरेशनल करने का काम करती है, ठीक है। चौथा फाउंडेशनल एग्रीमेंट है बेका, ठीक है। बेका एग्रीमेंट साल 2020 के अंदर साइन किया, 2020 के अंदर इसको साइन किया गया था। इसकी फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। साल 2020 के अंदर इसको साइन किया गया। अब ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को लेके इंडिया बहुत ही ज़्यादा दुविधा में था कि हम ये एग्रीमेंट साइन करें या ना करें, क्योंकि ये एग्रीमेंट कहता है कि दोनों देश एक दूसरे देश की जियो स्पेशियल डेटा को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपके देश में कहाँ पे कौन सी सड़क है, कहाँ पे कौन सा आदमी खड़ा है, ये सारा का सारा जियो स्पेशल डेटा होता है। तो जियो स्पेशल डेटा को शेयर करने में इंडिया को ये प्रॉब्लम थी कि हमारे देश की सिक्योरिटी कहीं खतरे में ना आ जाए अगर हम यूएस को अपना जियो स्पेशल डेटा शेयर करने देंगे तो, ठीक है। लेकिन यूएस कहता था कि आप हमसे हमारे ड्रोन्स खरीदना चाहते हो, ड्रोन्स जैसे कि प्रेडेटर बी ड्रोन हम यूएस से खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये। तो जब आप हमसे इस तरह के ड्रोन खरीदोगे, हमारे ड्रोन तभी सही से काम कर पाएंगे जब उसके पास ये जियो स्पेशियल डेटा होगा, ठीक है। तो इंडिया के जितने भी कंसर्न्स थे उन कंसर्न्स को यूएस ने बायलैटरल डायलॉग के थ्रू सॉल्व कर दिया, और उसके बाद इंडिया ने बेका को साइन कर दिया। बेका के अंदर हम जियो स्पेशल इंटेलिजेंस और मैप्स, सैटेलाइट इमेजेस इन सब को यूज़ करेंगे फॉर डिफेंस पर्पस। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये नेविगेशन के अंदर हमारी मदद करेगी, ठीक है, नेविगेशन के अंदर मदद करेगी। ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट आपको याद रखने हैं, चारों के चारों इंडिया साइन कर चुका है। पहला है आपका जसोमिया, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, मिलिट्री की इंफॉर्मेशन को शेयर करने का एग्रीमेंट है, 2002 में साइन हो चुका था, ठीक है। शुरुआत में सिर्फ गवर्नमेंट शेयर कर रही थी। 2019 में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर भी क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है। फिर आ गया लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोआ कहते हैं, 2016 में साइन हुआ। इसके अंदर दोनों देश एक दूसरे के स्पेसिफाइड उसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफाइड क्या कहते हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज़, ठीक है, स्पेसिफाइड मिलिट्री फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। फिर आ गया कोमकासा 10 सालों के लिए वैलिड है। ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हाईली सेंसिटिव कम्युनिकेशन शेयर की जा सकती है, ठीक है। बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसके अंदर जियो स्पेशल डेटा को शेयर करने की बात कही जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये इंडिया यूएस रिलेशन के अंदर। बेसिकली इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंडिया और यूएस के डिफेंस पार्टनरशिप के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया ने बेका तक को साइन कर लिया है, ठीक है। ये सारे के सारे आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट। नाम से ही आपको पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। यूएस की एक डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है जो कि देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का काम करती है। तो डीएफसी जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का काम कर रही है उसके लिए ये एग्रीमेंट साइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंडिया और यूएस ने इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट को साइन कर लिया, ठीक है। इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। 1970 से किसी ना किसी तरह की एजेंसी इंडिया के अंदर काम कर रही है यूएस की तरफ से, जो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए काम करती है, ठीक है। फ्रेंड शोरिंग क्या होती है? फ्रेंड शोरिंग बेसिकली है, देखो मैं एक डेवलप्ड कंट्री हूँ, यूएस की तरह मैं एक डेवलप्ड कंट्री हूँ, मेरे पास ढेर सारी R&D का टाइम है, ठीक है। R&D का टाइम है मेरे पास, जिसकी वजह से मुझे ये पता है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, ठीक है। R&D और टेक्नोलॉजी के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
अब मैंने R&D कर ली, मैंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, मुझे इस टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर कराना है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रॉफिट उस देश में ज़्यादा हो पाएगा जहाँ पे लेबर कॉस्ट सस्ती है, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में लेबर लगेगी। तो जहाँ पे भी लेबर कॉस्ट सस्ती होगी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना सस्ता होगा। तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो R&D और टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेती है अपने देश में। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो ऐसे देशों को ढूंढती हैं जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग लो कॉस्ट में कराई जा सके। US आज की डेट में एक कॉन्सेप्ट लेके आया जिस कॉन्सेप्ट का नाम है फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग के अंदर US अपनी फार्मास्यूटिकल सप्लाई को रेजिलिएंट बनाना चाहता है। तो इसके लिए जितने भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो अपने दोस्त देशों का सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि कल को चाहे ग्लोबली कुछ भी हो जाए, जो US के दोस्त हैं ये दोस्त तो फार्मास्यूटिकल सप्लाई को बंद नहीं करेंगे, ठीक है। इसको फ्रेंड शोरिंग कहते हैं, जिसके अंदर वो ऐसे देश ढूंढ रहा है जहाँ पे लेबर कॉस्ट सस्ती है और वो वहाँ पे अपने फार्मास्यूटिकल चीज़ों को मैन्युफैक्चर करवाएगा, ठीक है। US के बारे में मैप वगैरह ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, US और इंडिया के डिफेंस रिलेशंस, मेजरली मैं आपको इतना बता चुका हूँ कि बैका साइन करने के बाद इंडिया अब US से प्रीडेटर ड्रोन्स ले सकता है। प्रीडेटर ड्रोन्स का पूरा नाम है MQ-9B। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स ये US के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड तक जा सकते हैं और लॉन्ग एंड्योरेंस का काम करते हैं। दोनों ही मतलब ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं, ये सब हम साइंस एंड टेक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स हम US से ले सकते हैं अब, ठीक है। इसके साथ साथ एक US इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम को भी लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली इंडिया और US के बीच में कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप करने का कॉपरेशन इंक्रीज करेगी, ठीक है। इसके अंदर दोनों देशों की गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन साथ में आएंगे और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, ठीक है। इन 10 एक्स फुल फॉर्म याद रखनी है और किन देशों के बीच में वो तो आसान है, इंडिया US एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, ठीक है, डिफेंस के लिए। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए पूरी दुनिया के अंदर US का एक इंजन है, इंजन का नाम है GEF414 जेट इंजन, ठीक है। GEF414 जेट इंजन, ये जो जेट इंजन है ये US का है और दुनिया के 8 ऐसे देश हैं जो कि US से ये वाले इंजन को खरीदते हैं। अब इस इंजन को को प्रोड्यूस किया जाएगा और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच में कोऑपरेशन इंक्रीज करने के लिए 2 अरेंजमेंट के ऊपर नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी है। पहली अरेंजमेंट है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि जब भी कोई इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से कोई सामान मांगेगी तो प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, ठीक है। तो SOS के अंडर अगर कभी भी कोई सामान एक कंपनी दूसरी कंपनी से मांगेगी तो प्रायोरिटी डिलीवरी होगी उसकी, ठीक है। सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई में ये याद रखिए। दूसरा है रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट। रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट का मतलब है दोनों देशों की अगर इंडस्ट्रीज़ आपस में डील कर रही हैं तो ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एक्विजिशन कर सकती हैं डिफेंस आर्टिकल्स का, यानी कि A से सामान B के पास बेचा जा सकता है और B का सामान A के पास बेचा जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा प्री में, सीधा आपसे पूछा जाएगा सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एंड रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इनसे क्या मतलब है। तो मतलब आपको पता होना चाहिए किन देशों के बीच में हो रहा है, इंडिया और US के बीच में हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। देखिए क्वाड कंट्रीज जो हैं, क्वाड कंट्रीज कौन सी हैं आपकी, US, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इन क्वाड कंट्रीज ने इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। इस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का मतलब होता है कि कोई भी ओशन है, इस ओशन में कौन सा जहाज़ आ रहा है, कौन सा जहाज़ जा रहा है, किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, इन सब के ऊपर निगरानी रखना, ठीक है। ये जो आपका इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को 2022 में US ने लॉन्च किया था और US चाहता था कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो फ्री रहें और ओपन रहें, उसके ऊपर कोई भी ऐसा देश नहीं होना चाहिए जो कि इन सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करे। उसके लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इंडिया जो है वो भी अब इस इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का हिस्सा बन चुका है। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आप क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं, इंडिया US स्पेस रिलेशंस, ठीक है। ये स्पेस रिलेशन करने से पहले
एक यूएस के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। देखिए यूएस चाहता है कि वो फिर से एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजे, ठीक है। इसके साथ साथ वो चाहता है कि मून के ऊपर एक डॉकिंग पॉइंट बनाया जाए, कि कभी भी इंडिया से कोई, जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया से अगर कोई स्पेसक्राफ्ट जाएगा तो वो कैसे जाता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से स्पेसक्राफ्ट जाता है, ठीक है। धीरे धीरे जो भी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ है उसका ऑर्बिट बड़ा होता जाता है। या फिर एक बारी मैं इसको फिर से बनाता हूँ, ठीक है, बहुत ही रफ है, इसको साइंटिफिकली सही मत मानना, ठीक है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मान लीजिए ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है, तो अर्थ से कोई भी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होगा तो वो एक ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। धीरे धीरे ये ऑर्बिट एक्सपेंड करता जाता है, धीरे धीरे ये ऑर्बिट एक्सपेंड करेगा और धीरे धीरे ये मून की ग्रेविटी में इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, और फिर मून के चारों तरफ भी ये ऑर्बिट लगा सकता है, ठीक है। अब आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर यूएस चाहता है कि एस्ट्रोनॉट्स को फिर से मून पे पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ मून के ऊपर ये डॉकिंग पॉइंट बनाना चाहता है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट जा रहा है तो वो इस डॉकिंग पॉइंट पे जाके वो रुक सकता है, ठीक है। इस डॉकिंग पॉइंट को यूएस गेटवे का नाम दे रहा है। इसके लिए यूएस ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया उस प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस, और इसके अंदर वो ढेर सारे देशों के साथ कोलैबोरेट कर रहा है और ये सारी कोलैबोरेशन हो रही है आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया 27th नेशन बन चुका है जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन कर लिया है, और आज की डेट में अराउंड 30 कंट्रीज़ हैं, 30 नेशंस हैं जो कि आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर कोऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। मतलब आपसे ये वाला नंबर कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ये नंबर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई नया नेशन इसको ज्वाइन कर लेता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया कौन सा नेशन था। इंडिया आपका 27th नेशन था जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया था। अब इस आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर क्या किया जा रहा है, ये 3 फेजेस के अंदर इसका काम चालू होगा। जो इसका पहला फेज़ था वो साल 2022 के अंदर हमें देखने को मिलता है। साल 2022 में यूएस ने ओरायन स्पेसक्राफ्ट को मून पर लॉन्च किया, और इसी को कहा जाता है कि विद दिस लॉन्च यूएस इनिशिएटेड इट्स आर्टेमिस प्रोग्राम, ठीक है। तो 2022 के अंदर मून के ऊपर ओरायन को लॉन्च किया गया। अब ये माना जा रहा है कि जो हमारा नेक्स्ट मिशन होने वाला है, इस नेक्स्ट मिशन के अंदर एक क्रूड मिशन जाएगा। अभी जो ओरायन लॉन्च किया गया था, ओरायन के अंदर कोई इंसान नहीं था, ठीक है, इसके अंदर कोई भी इंसान नहीं था, ठीक है, इसको मून पर लॉन्च किया गया। साल 2024 के अंदर आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर हमारा फर्स्ट क्रूड मिशन जाएगा, लेकिन ये क्रूड मिशन मून के ऊपर लैंड नहीं करेगा। ये क्रूड मिशन क्या करेगा, ये क्रूड मिशन इस तरह से लॉन्च होगा, लॉन्च होके ये मून के चारों तरफ चक्कर मार के वापस आ जाएगा। इसको कहा जाएगा फ्लाई बाय, ठीक है। ये उम्मीद की जा रही है कि साल 2025 या साल 2026 तक हमारा एक क्रूड मिशन जाएगा और ये क्रूड मिशन मून के ऊपर लैंड करेगा, ठीक है, मून के ऊपर ये लैंड करने वाला है। आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर यूएस ये क्लेम कर रहा है, यूएस ये प्लान कर रहा है कि यूएस पहला देश होगा जो कि पहली वुमेन को मून पे भेजेगा, जो कि पहले कलर्ड पर्सन को मून पर भेजेगा, कलर्ड पर्सन, ठीक है, इनको मून पे भेजने का ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये प्लान है कि साल 2029 तक हम ये डॉकिंग पॉइंट या फिर जिसको गेटवे कहा जा रहा है, इस गेटवे को भी बना लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि मून के ऊपर जो डॉकिंग पॉइंट है वो भी बना लिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ओरायन को किस रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। तो ओरायन को SLS रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। ये यूएस का एक रॉकेट है ये यूएस का एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसका पूरा नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, ठीक है। हैवी लिफ्ट के लिए इस SLS को यूज़ किया जाता है और आगे इस मिशन के लिए भी SLS को ही यूज़ किया जाएगा। अच्छा, जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, आर्टेमिस अकॉर्ड काम करेगा आउटर स्पेस ट्रीटी के बेसिस पर। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या होती है, पहले इसी को देख लीजिए थोड़ा सा। आई थिंक आर्टेमिस अकॉर्ड आपको समझ में आ गया होगा, तीनों फेजेस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। साल 2022 के अंदर ये आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया गया था। आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली ये 3 चीज़ें करना चाहता है और इन 3 चीज़ों को करने में ये ख्याल रखा जाएगा कि जो आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस को किसी भी तरह से वॉर पर्पस के लिए यूज़ ना किया जाए। आउटर स्पेस की वेपनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, आउटर स्पेस में पीसफुल एक्सप्लोरेशन की जानी चाहिए, ठीक है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के अकॉर्डिंग ही काम करने वाला है।
इस ट्रीटी के कुछ चीज़ें आप याद रख लीजिए, 1967 में थी। बेसिकली ये ट्रीटी कहती है कि जो स्पेस है, स्पेस किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, स्पेस पूरी की पूरी मैनकाइंड के लिए है। स्पेस हर एक मैनकाइंड के लिए, कोई भी एक देश ये नहीं कह सकता कि स्पेस को मैं कंट्रोल करूंगा, स्पेस किसी की जागीर नहीं है, ठीक है। तो सब पूरी की पूरी मैनकाइंड के लिए। स्पेस का जो भी इस्तेमाल होना चाहिए वो पीसफुल पर्पस के लिए होना चाहिए, पीसफुल पर्पस के लिए, ठीक है। नो नेशन कैन क्लेम, कोई भी देश क्लेम नहीं कर सकता, नो नेशन कैन क्लेम सोवरेंटी ओवर सेलेस्टियल बॉडीज। हमारे स्पेस के अंदर जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है, कोई भी देश कल को ये नहीं कह सकता कि ये सेलेस्टियल बॉडी उस देश से बिलोंग करती है, जैसे कि मून हो गया, मार्स हो गया। तो ये पूरे जितने भी देश हैं हमारे अर्थ पे, सबकी एक तरह से वो है धरोहर कह लीजिए आप इसको, ठीक है। जो भी आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन होगी, आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन बेनिफिट फॉर ऑल के लिए की जाएगी, यानी कि कोई भी एक देश सिर्फ अपने लिए काम नहीं करेगा, सबके बेनिफिट के लिए काम किया जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आउटर स्पेस ट्रीटी के अंदर कि मान लीजिए कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में डिस्ट्रेस में है, तो उस एस्ट्रोनॉट को असिस्ट किया जाएगा और उसको सेफली रिटर्न करने में मदद की जाएगी, ठीक है। तो सारे के सारे देश वो करेंगे। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आउटर स्पेस में पोस्ट नहीं किया जा सकता, वहाँ पे किसी भी तरह का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। ये आपका आर्टेमिस अकॉर्ड है। आर्टेमिस अकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की मैं यहाँ से उम्मीद कर रहा हूँ। न्यूज़ के अंदर क्या था, न्यूज़ के अंदर बस ये था कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को नासा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। और ये जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे 2024 के अंदर। इंडिया 27वां मेंबर बन चुका है आर्टेमिस अकॉर्ड का, ठीक है। गेटवे भी हम देख चुके हैं।